सीरीज की शुरुआत में हमें वेडनेसडे एडम्स नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि अपनी स्कूल में आगे बढ़ रही थी और वो एडम्स फैमिली से थी, जिसमें इस फैमिली के सभी लोग काफी अजीब थे और वेडनेसडे उन सभी से ज्यादा अजीब थी। फिर वेडनेसडे ने आकर देखा कि कुछ लड़कों ने उसके भाई के अजीब होने के चलते उसे बुली करने के लिए बंद कर दिया था और वेडनेसडे ने उसे आजाद करवा के पूछा कि ये किसने किया है। तब उसका भाई पग कहता है कि मुझे उसका नाम याद नहीं है और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी थी। तब वेडनेसडे ने पग को छुआ और उसे कुछ विजन्स देखने मिले, जिसमें पग के साथ क्या हुआ था ये वेडनेसडे ने देख लिया और उसने अपने विजन्स को देखने के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो कुछ दिनों से ऐसे विजन्स देख रही थी। फिर वेडनेसडे ने आकर उसके भाई को बुली करने वाले लड़कों को देखा और वो लड़के पग के अजीब बहन वेडनेसडे का भी मजाक उड़ाने लगे। तब वेडनेसडे ने पिराना मछली निकाली और उन सभी को पानी में फेंक दिया और तब उन मछलियों ने जाकर लड़के को काटा और इस चीज में वेडनेसडे को काफी ज्यादा मजा आया। एक हफ्ते के बाद वेडनेसडे की फैमिली उसे जेरिको शहर में लेकर जा रहे थे, जिसमें उसकी मां मोर्टिशिया एडम्स, उसके पिता गोमेस एडम्स के साथ उसका भाई पैग और उनका ड्राइवर लर्च भी थे। और तब वेडनेसडे को उसके माता पिता का रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा चिपकते रहते थे। तब उसके पेरेंट्स ने बताया कि हम लोग तुम्हें नेवरलैंड एकेडमी स्कूल में भेज रहे हैं, जिसमें हम दोनों भी वहीं पर पढ़े थे। तब वेडनेसडे को नई स्कूल में खास जाना पसंद नहीं था और वो वहां से भाग जाएगी, ऐसा उसने बताया। तब गोमेस कहता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे वहीं पर मिली थी और वो जगह काफी बेहतरीन है और तुम्हें उस जगह से प्यार हो जाएगा। साथ ही तुम्हारी पुरानी स्कूल में तुमने जो कांड किया था उसके चलते वो लड़का मरने वाला था। और पास ही के जंगल में हमें एक लड़का कैंपिंग करते हुए नजर आया। तब उसे वहां पर अजीब आवाजें आने लगी और एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ वेडनेसडे का परिवार स्कूल में एंटर हुआ और ये स्कूल हॉगवर्ट्स का डार्क वर्जन वाला स्कूल था और यहाँ के बच्चों के पास पावर्स होती थी, लेकिन वो अजीब होते थे और उन्हें दूसरे किसी भी स्कूल में लिया नहीं जाता था। फिर वहां से वो लोग आकर प्रिंसिपल लरीसा से मिले, जिसमें लरीसा और मोर्टिशिया बचपन में खास दोस्त और रूममेट्स थे, जिसमें वेडनेसडे को वो जगह पसंद नहीं थी। तब लरीसा ने वेडनेसडे से बात करना शुरू किया, लेकिन वेडनेसडे का हर चीज का उल्टा जवाब देना तय था। तब लरीसा ने वेडनेसडे को स्कूल में लेने के लिए पास कर दिया। तब वो काफी नाराज हुई। फिर लरीसा ने बताया कि हम लोग यहाँ पर वेडनेसडे की थेरेपी भी करवाएंगे, जिससे उसका दिमाग ठीक होगा और तब उसके पेरेंट्स खुश हुए। फिर वहां से दोनों वेडनेसडे के रूम में आए। तब उसकी रूममेट एनिड मिली, जिसमें रूम को एनिड ने काफी रंगीन बना दिया था और एनिड काफी एक्साइटेड रहती थी। और तब वेडनेसडे के पेरेंट्स ने बताया कि वो हमेशा काफी मरियल रहती है, लेकिन एनिड काफी ज्यादा हैपनिंग थी। और तब वेडनेसडे और मोर्टिशिया ने बताया कि वेडनेसडे को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट रहना पसंद है। फिर एनिड और वेडनेसडे स्कूल को देखने के लिए निकले। तब एनिड ने वेडनेसडे को बताया कि दुनिया के बुरे जादू करने वाले सभी बच्चों को यहाँ पर भेजा जाता है और उन्हें यहाँ पर सुधारा भी जाता है। तब वेडनेसडे ने वहाँ पर देखा कि उसके पेरेंट्स भी जवानी में वहाँ पर काफी एंजॉय करते थे और उनके फोटोज थे, जिसमें वेडनेसडे अब वहाँ से भागने के लिए तैयार थी। तब एनिड ने वेडनेसडे को वहाँ के अलग अलग ग्रुप्स दिखाए, जिसमें बच्चे लोग अपने अपनी पावर्स के हिसाब से ग्रुप बनाते थे, लेकिन वेडनेसडे को अकेले रहना पसंद था। फिर वहाँ पर रात को वेयरवुल्फ बनने वाला एक ग्रुप भी था, जिसमें एनिड उनमें से एक थी, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अपने नाखूनों को नोकीले बना सकती थी और वो वेयरवुल्फ बनना नहीं सीखी थी। फिर दोनों ने स्कूल में सायरन पावर्स वाले स्टूडेंट्स को देखा, जिनकी आवाज काफी पावरफुल थी, साथ ही वो पानी में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। और उनमें से एक स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट बियांका थी, जिसमें वो हर एक चीज में एक्सपर्ट थी और वो पहले उनके सीनियर जेवियर को डेट कर रही थी, लेकिन फिलहाल उनका ब्रेकअप हुआ था। तब वेडनेसडे को जेवियर क्यूट लगा। कुछ देर बाद वेडनेसडे उसके परिवार से मिली और उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर सभी लोग काफी खुश हुए और तब पूरा परिवार वेडनेसडे से मिला। फिर मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को वहां से भागने से मना किया, साथ ही कोई भी उनके फैमिली मेंबर वाला उसे अपने पास नहीं लेगा, ये भी बताया। तो वेडनेसडे ने वादा किया कि वो वहां से जरूर भागने का ट्राई करेगी। तब मोर्टिशिया कहती है कि ये स्कूल ने हमारी जिंदगी बदल दी थी और ये तुम्हारे साथ भी यही करेगी। और मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को एक खास नेकलेस दिया और फिर वो लोग वहां से निकले। तब गोमेस ने वहां पर जाने से पहले अपने जासूस थिंग, जो कि एक हाथ था, उसे स्कूल में वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ जेरिको शहर के शेरिफ कैल्पिन ने आकर मरने वाले लड़के की लाश को देखा और अब जंगल में ऐसे हमले बढ़ते जा रहे थे, इसलिए अब उन्हें लोगों को जंगल से दूर रखना था। और गैब्लिन का शक था कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के किसी स्टूडेंट का होगा, क्योंकि वही जादू करते थे। रात होने पर वेडनेसडे ने उनके रूम के आधे साइड को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तब एनिड इस चीज से भड़क गई, लेकिन वहां पर वेडनेसडे अपनी नॉवल लिखने लगी, जो कि उसका पसंदीदा काम था। तब एनिड ने बताया कि वो उसके फॉलोअर्स के लिए ब्लॉग लिखती है, जो कि उसे पसंद है। और तब वेडनेसडे ने उसे स्टूपिड बुलाया, क्योंकि वो फोन और सोशल मीडिया से काफी दूर थी। तब एनिड वहां पर अपने इलाके में म्यूजिक बजा रही थी। तब इस चीज से वेडनेसडे भड़क गई, लेकिन एनिड उससे लड़ने तैयार थी। तब वहां पर उनकी डॉन मदर मैरी ने आकर उन दोनों को देखा, जो कि स्कूल की एक टीचर थी, साथ ही उसे जादू नहीं आता था और वो वेडनेसडे से मिलकर काफी खुश हुई।
हुई। फिर मैरी ने वेडनेसडे को फूल दिए जिसमें वो स्कूल में प्लांट्स के बारे में पढ़ाती थी, और मैरी ने वेडनेसडे को वहाँ के नियम्स बताए जो कि उन्हें मानने थे। साथ ही जेरिको शहर के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उन्हें वहां पर जाकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना था। अगले दिन वेडनेसडे स्कूल में स्वॉर्ड फाइट देखने के लिए गई। तब वहां पर बियांका सबको हरा रही थी। फिर उसने वहां पर रोवान नाम के एक लड़के को हरा दिया। तब वेडनेसडे ने बियांका को चैलेंज किया, तब बियांका मान गई और वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगे जिसमें वेडनेसडे ने बियांका को पूरी टक्कर दी। ये देखकर सभी लोग चौंक गए क्योंकि बियांका काफी बेस्ट थी, लेकिन बियांका ने वेडनेसडे को वहीं पर हरा दिया और उसका खून भी बहा दिया और फिर बियांका काफी खुश हुई। लेकिन वेडनेसडे इस चीज से काफी भड़की हुई थी और तब रोवान उससे दोस्ती करने लगा और वो भी आउटकास्ट बच्चों में काफी ज्यादा कमजोर था ऐसा उसे लगा। लेकिन वेडनेसडे को हारने का अफसोस नहीं था, ये बताकर वो वहां से निकली। तब उस पर थिंग की भी नजर थी। फिर वेडनेसडे आगे बढ़ी, तब उस पर ऊपर से एक मूर्ति गिरी, लेकिन वहां पर जेवियर ने वेडनेसडे पर कूदकर उसे बचा लिया। कुछ देर बाद दोनों साथ में थे। तब वेडनेसडे हारने के चलते काफी भड़की थी और वो मर जाना चाहती थी, लेकिन जेवियर ने उसे बचा लिया था। तब वहां जेवियर कहता है कि हम दोनों बचपन में मिले थे जिसमें हमारी दादियां बेस्ट फ्रेंड थी और तुमने मेरी जान बचाई थी, ये तुम्हें याद नहीं है। जिसमें मेरी दादी जब मरी तब उनकी कब्र के अंदर हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे, इसी वजह से मैं छुप गया था और तुम मुझे बाहर ढूंढ रही थी। लेकिन कब्र को जलाते वक्त मैं अंदर फंस गया था, लेकिन तुमने कब्र को खोलकर मुझे बचा लिया था। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी दादी जिंदा है, इसी वजह से मैंने कब्र को खोला था। तब जेवियर कहता है कि फिर भी तुमने मुझे तो बचा लिया था, तो अब हमारा हिसाब बरोबर हुआ। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने नोवेल को लिख रही थी और उसने वहीं पर थिंग को महसूस करके पकड़ लिया। तब वो काफी भड़की हुई थी। फिर वेडनेसडे ने थिंग को पकड़कर बताया कि मैंने तुम्हें पहले ही सूंघ लिया था और तुम्हें अब मेरी हर बात माननी पड़ेगी। साथ ही मेरे माता पिता की जासूसी करने की जगह पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जिसमें हम दोनों साथ में यहाँ पर मजे कर सकते। तब थिंग मान गया क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो वेडनेसडे उसे कैद कर देती, ये उसे पता था। और अब वेडनेसडे को किसी भी हालत में इस स्कूल से निकलना था। कुछ देर बाद लरीसा वेडनेसडे को लेकर पास के जेरिको शहर में आई, जिसमें वेडनेसडे को उसने थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट वेल के पास भेजा और वेल ने वेडनेसडे की थेरेपी लेना शुरू किया क्योंकि वेडनेसडे ने पिछली स्कूल में एक लड़के को मार दिया था। लेकिन वहां पर वेडनेसडे को थेरेपी में खास इंटरेस्ट नहीं था और उसे लड़के को मारने का कोई गम भी नहीं था। तब वेल ने वेडनेसडे को खुद को समझने के लिए कहा जिससे वो खुद की जिंदगी को बेहतर कर सकती थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं सबसे बेहतर जिंदगी वैसे भी जी रही हूँ। तब वहां पर वेल ने वेडनेसडे की नोवेल पढ़ी थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरी बुक्स पब्लिशर्स को काफी डार्क लगी, इसी वजह से मैंने उन्हें गिफ्ट भी भेजे थे। तब वेल को वेडनेसडे अजीब लगी। साथ ही उसकी नोवेल को पढ़कर वो समझ गई थी कि वेडनेसडे का मोर्टेशिया के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। तब वेडनेसडे वहां से वॉशरूम जाने के लिए निकली और वो खिड़की से बाहर निकली और पाइप से नीचे आकर भाग गई। रास्ते में वो एक ट्रक ड्राइवर से टकराई। तब उसे विजन आया कि उस ड्राइवर को मॉन्स्टर मार देगा। तब वेडनेसडे वहां से पास के एक रेस्टोरेंट में आई जिसमें टाइलर नाम का एक लड़का मशीन के खराब होने पर उसे ठीक कर रहा था। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं इस कॉफी मशीन को ठीक कर सकती हूँ। फिर वेडनेसडे ने आकर उसे ठीक करना शुरू किया। तब टाइलर चौंक गया था क्योंकि वेडनेसडे नेवर मोर स्कूल से थी और उसने मशीन को ठीक किया। तब टाइलर काफी इंप्रेस हुआ। फिर टाइलर उसकी मदद करना चाहता था। तब वेडनेसडे कहती है कि क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दोगे क्योंकि मुझे स्कूल से भागना है, और उसने पैसे भी ऑफर किए। तब टाइलर ने उसे शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करने के लिए कहा। तब वेडनेसडे रेस्टोरेंट में बैठी थी। वहीं पर पास के स्कूल से लुकास नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वेडनेसडे को बुली करने के लिए आया था क्योंकि वो नेवरमेयर स्कूल की अजीब लड़की थी जो कि जादू जानते थे। तब वेडनेसडे भड़क गई और वो उनका मजाक उड़ाने लगी। तब एक लड़का वेडनेसडे को चुड़ैल बुलाने लगा और तब वेडनेसडे ने भड़क कर उन सभी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, जिसमें वो लड़ने में सबसे बेस्ट थी। और तब वहां पर टाइलर भी चौंक गया था और वेडनेसडे कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे लड़ना सिखाया था। वहीं पर गैल्विन आए जो कि टाइलर के पिता थे और टाइलर ने बताया कि वेडनेसडे ने इन सभी लड़कों को पीटा है। तब वहां पर लरीसा भी आ गई और वो वेडनेसडे को एडम्स बुलाकर वहां से निकल रही थी। तब गैल्विन चौंक गया क्योंकि वेडनेसडे के पिता गोमेज एडम्स को वो जानता था। साथ ही उसने गोमेज को मर्डरर बुलाया। तब लरीसा वेडनेसडे को लेकर वहां से निकली। फिर वो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में दोनों ने देखा कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तब वेडनेसडे ने बताया इस ड्राइवर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया है और ये चीज वेडनेसडे को पहले से पता थी। ये लरीसा भी समझ गई, लेकिन वेडनेसडे ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। रात होने पर वेडनेसडे अपने रूम के बाहर वायलोन को बचा रही थी। तब तक नीचे रोवन ने अपनी पावर से एक बुक को देखा
और फिर उसमें से एक पेज को फाड़ दिया। दूसरी तरफ टाइलर ने वेडनेसडे के पिता गोमेज की फाइल को निकाला जिसमें वो जानना चाहता था कि उन्होंने क्या क्राइम किया। तब तक एनिड आकर वेडनेसडे की तारीफ करने लगी और वेडनेसडे ने एनिड को थिंग से मिलवाया जो कि उसका फैमिली मेंबर था। फिर वेडनेसडे ने एनिड से वेयरवुल्फ नहीं बनने का कारण पूछा। तब एनिड कहती है कि मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मैं सिर्फ अपनी उंगलियों को बदल पाई और मैं वेयरवुल्फ नहीं बनी तो मैं अकेली जिंदगी में मर जाऊंगी और वो दुखी हुई। तब वेडनेसडे ने बताया कि सालों पहले हैलोवीन पर वो अपने स्कॉर्पियो को घुमा रही थी और तब कुछ बच्चों को ये चीज अजीब लगी और उन्होंने वेडनेसडे को पकड़ लिया और उसके स्कॉर्पियो को मरवा दिया और तब वेडनेसडे को पहली बार दर्द फील हुआ था और वो लाचार थी। इसी वजह से उसने अपने स्कॉर्पियो की कब्र पर जिंदगी में कभी भी कमजोर नहीं होने का डिसाइड किया और उस दिन के बाद वो कभी भी नहीं रोई। और इस कहानी के चलते एनिड और वेडनेसडे में अब दोस्ती बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ टाइलर के घर पर थिंग आया। तब टाइलर डर गया और उसने थिंग पर हमला किया लेकिन थिंग ने उसे वेडनेसडे को फोन करने के लिए कहा। फिर वेडनेसडे और टाइलर ऑनलाइन बात करने लगे। तब टाइलर थिंग को देखकर परेशान था और वेडनेसडे ने भागने में टाइलर की फिर से मदद मांगी जिसमें अगले दिन स्कूल के हार्वेस्ट प्रोग्राम से वो भागना चाहती थी। तब टाइलर मान गया क्योंकि वो भी इस जगह को पसंद नहीं करता था। अगले दिन दोनों हार्वेस्ट प्रोग्राम में थे। वहां पर एनिड को टाइलर अजीब लगता था। फिर एनिड वेडनेसडे को बाय बोलने लगी। तब वेडनेसडे ने उसे हक करने से मना कर दिया। फिर वेडनेसडे वहां से नॉर्मल बच्चों की तरह गेम्स खेल रही थी क्योंकि उसके ऊपर प्रिंसिपल लरीसा नजर रख रही थी। तब जेवियर वेडनेसडे के निशाने से काफी इंप्रेस हुआ और वो फ्लर्ट कर रहा था। तब वहां पर टाइलर आ गया और जेवियर भड़क कर चला गया। फिर वेडनेसडे टाइलर के साथ वहां से भाग रही थी। तब टाइलर ने वेडनेसडे को उसके पिता गोमेज की फाइल दी। तब वेडनेसडे को टाइलर से प्यार हो रहा था क्योंकि ज्यादातर लोग उससे डरते थे लेकिन टाइलर उसके नेचर की तारीफ करता था। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब लुकास उसके दोस्तों के साथ बदला लेने के लिए आया था। तब टाइलर वेडनेसडे को लेकर वहां से भागा और वेडनेसडे रास्ते में रोवन से टकरा गई। तो वेडनेसडे को काफी सारे विजन्स के साथ साथ रोवन मरेगा ये चीज पता चली। तब वो रोवन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में चली गई और वेडनेसडे ने रोवन को बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है। तब वहां पर रोवन कहता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता और रोवन ने अपनी टेलेकिनेसिस की पावर से वेडनेसडे को हवा में उड़ा दिया और वो कहता है कि तुमसे पूरी स्कूल को खतरा है और सब लोग मर सकते हैं। तब वेडनेसडे समझ गई कि रोवन ने पहले भी उसे मारने के लिए उसके ऊपर मूर्ति गिराई थी। तब रोवन ने वेडनेसडे को उसके एक बुक का पेपर दिखाया जिसमें एक लड़की स्कूल में आएगी ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। तब रोवन ने बताया कि मेरी माँ भविष्य देख सकती थी और उसने मरने से पहले मुझे तुम्हें रोकने का काम दिया था और उसे पता था कि तुम स्कूल में आकर सबको मरवा दोगी। तो वेडनेसडे ने उसे छोड़ देने के लिए कहा लेकिन रोवन वेडनेसडे के गले को अपनी पावर से दबाने लगा और तब वहां पर एक मॉन्स्टर ने रोवन पर हमला कर दिया और वेडनेसडे के सामने ही उसे वहीं पर मार दिया। फिर मॉन्स्टर ने वेडनेसडे को देखा और वो वहां से निकल गया। तब वेडनेसडे ने आकर रोवन की लाश को देखा, साथ ही वो पेपर को देख रही थी जिसमें वेडनेसडे कंफ्यूज थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वेडनेसडे अपने रूम में आकर गोमेज की फाइल और उस पेपर को देखने लगी। तब जादुई गोले से वेडनेसडे के माता पिता ने उससे बात करना शुरू किया और स्कूल के बारे में पूछा। तब वेडनेसडे कहती है कि यहाँ पर मजा आने वाला है और वेडनेसडे काफी खुश हुई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा क्योंकि आपको आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत में गैल्पिन ने वेडनेसडे और लरीसा को बताया कि उन्हें जंगल में कोई लाश नहीं मिली। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे सामने उस जानवर ने रोवन को मार दिया था। तब गैल्विन को लगा कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है। तब लरीसा गैल्विन पर सवाल उठाने लगी लेकिन वहां गैल्विन उनके स्टूडेंट्स पर ही मर्डर्स के इल्जाम लगा रहा था। तब लरीसा कहती है कि रोवन शायद स्कूल छोड़कर भाग गया होगा क्योंकि काफी बच्चे ऐसा करते। तब गैल्विन ने पूछा कि वेडनेसडे तुम रोवन के साथ जंगल में क्या कर रही थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे जंगल से आवाज आई थी। तब मैं रोवन को बचाने गई लेकिन उस जानवर ने उसे मार दिया और फिर बियांका ने आकर मुझे देखा तब मैं बेहोश थी और वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर था। फिर वेडनेसडे ने लरीसा को बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि उसे गैल्पिन से अकेले में बात करनी थी। तब लरीसा मान गई। फिर वेडनेसडे ने गैल्पिन को बताया कि कोई रोवन के खून को छुपा रहा है तो इसमें गड़बड़ होगी। तब गैल्विन ने वेडनेसडे को खूनियों के खानदान की राजकुमारी बोला। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे पिता खून नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी शरीफ है और हम दोनों को पता है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है। वहीं पर रोवन आकर उन दोनों से मिला जो कि पूरी तरह से ठीक था और तब वेडनेसडे उसे जिंदा देखकर चौंक गई।
फिर वेडनेसडे और वेल दोनों का थेरेपी सेशन चल रहा था। वहां पर वेल वेडनेसडे के रोवन के मर्डर देखने वाली बात को झूठा साबित कर रही थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने क्या देखा था ये मुझे अच्छे से याद है और मैं अपनी बात से कभी मुंह नहीं मोड़ने वाली। वहां पर वेल वेडनेसडे के परिवार के बारे में बात करने लगी, जिसमें वेडनेसडे को उसके जैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिल रहा, और वहीं पर वेल ने वेडनेसडे के साथ पूरा थेरेपी सेशन इस बार खत्म किया। तब वेडनेसडे वहां से निकली और उसे नीचे टाइलर मिला और वो दोनों फ्लर्ट करने लगे और उसे वेडनेसडे के लिए दुख हुआ। तब वेडनेसडे कहती है कि सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तब टाइलर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो वहां से निकला। तब तक स्कूल में एनिड उनके स्कूल के एक कंपटीशन के लिए खास बोट बनवा रही थी। तब वेडनेसडे आकर उससे मिली। तब एनिड ने बताया कि मैंने थिंग से दोस्ती कर ली है। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने रोवान को मरते हुए देखा था और शायद मैं पागल हो रही हूँ क्योंकि वो जिंदा है, तो मुझे रोवान के बारे में और जानना है। तब एनिड कहती है कि जेवियर और रोवान रूममेट है तो ज्यादा वो ही बता सकता है। साथ ही एनिड ने वेडनेसडे को उसके साथ अगले दिन बोट कॉम्पिटिशन में आने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने मना कर दिया। रात होने पर वेडनेसडे फिर से नॉवेल लिख रही थी, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी। फिर उसने रोवान वाले फोटो को देखा जिसके ऊपर उसे एक निशान मिला। तब वेडनेसडे वहां से लरीसा के पास गई क्योंकि रोवान से वो बात करना चाहती थी। तब लरीसा ने बताया कि रोवान को कल हम लोग ट्रेन से घर भेज रहे हैं और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हें विजन्स देखने मिलते हैं, और तुमने ट्रक ड्राइवर वाली बात पहले बोली थी तभी मैं समझ गई थी क्योंकि तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही विजन्स आते थे और तुमने रोवान के साथ कुछ देखा होगा, यानी कि तुम्हें इस बारे में अपनी माँ मोटिशिया से बात करनी चाहिए। साथ ही अगर तुम बिजी रहोगी तो इन बारे में ध्यान नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग क्लब्स में ज्वाइन कर रही हूँ। तब वेडनेसडे को ये चीज माननी पड़ी। साथ ही लरीसा उस पर नजर रखने वाली थी। अगले दिन वेडनेसडे ने आकर देखा कि जेवियर का निशाना काफी अच्छा था। तब जेवियर ने वेडनेसडे को एरो चलाने के लिए कहा और वेडनेसडे ने रोवान के बारे में पूछा। तब जेवियर कहता है कि वो स्कूल छोड़कर जा रहा है और वो काफी अजीब था और उसका दिमाग खराब हो चुका था, और तुम टाइलर से क्यों बात करती हो। तब वेडनेसडे कहती है कि वो सिर्फ मुझे यहाँ से भागने में मदद कर रहा था। तब जेवियर कहता है कि टाइलर और उसके दोस्त काफी अजीब है और वो लोग जादू करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। तब वेडनेसडे ने उसका निशाना दिखाया जो कि बैश था, और वो कहती है कि तुम काफी बड़े जादुई खानदान से हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वेडनेसडे वहां से यूजिन नाम के एक लड़के से मिली जो कि स्कूल में बी कीपिंग के क्लब को चलाता था और वो अकेला इस चीज पर काम करता था। तब वहां पर वेडनेसडे ने सूट पहना और यूजिन इस बारे में बताने लगा, लेकिन वेडनेसडे को बोर हो रहा था। तब वो वहां से निकल गई। फिर वो स्कूल के बाहर आकर रोवान से मिली और उसने पूछा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और उस पेपर का क्या मतलब था। तब रोवान कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं था और तुम मुझे परेशान कर रही हो। फिर मैरी के साथ रोवान वहां से निकला। तब वेडनेसडे ने रोवान के पीछे थिंग को भी भेज दिया था और थिंग ने देखा कि रोवान स्टेशन पर आगे बढ़ रहा था। तब थिंग उसके पीछे गया, लेकिन रोवान वॉशरूम में गया और वो रूप बदलकर बाहर आया। तब थिंग उसे पहचान नहीं पाया और वो रूप बदला हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि लरीसा थी, जिसमें वो सबको चकमा देकर निकल गई थी। फिर थिंग ने वेडनेसडे को इस बारे में बताया कि रोवान गायब हो चुका है। तब वेडनेसडे उस पर भड़क गई और थिंग उससे नाराज हो गया। फिर वेडनेसडे और जेवियर साथ में बैठे थे। तब वहां पर वेडनेसडे ने देखा कि जेवियर पेंटिंग बनाकर किसी भी चीज को जिंदा कर सकता था, लेकिन वेडनेसडे को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। तब वहां पर मैरी वेडनेसडे के आने से काफी खुश थी और वो वेडनेसडे से प्लांट्स के बारे में पूछने लगी। तब वेडनेसडे को हर एक प्लांट की पूरी जानकारी थी और बियांका इस चीज से नाराज थी क्योंकि वो क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की थी, लेकिन वेडनेसडे अब उसे टक्कर देने के लिए आ रही थी। दूसरी तरफ गैल्विन उसके कुत्ते के साथ जंगल में जानवरों को ढूंढने जा रहा था। तब टाइलर कहता है कि डैड जंगल में कोई जानवर नहीं है। तब गैल्विन कहता है कि बेटा तुम्हें अपनी थेरेपी पे ध्यान देना चाहिए, और तब वहां पर टाइलर नाराज था क्योंकि उसके पिता उसकी माँ के मरने के बाद इस बारे में बात नहीं करते थे, और तब गैल्विन दुखी होकर वहां से निकल गया। तब तक वेडनेसडे ने आकर थिंग से माफी मांगी क्योंकि उसने रोवन को खो दिया था और इसलिए थिंग पर वो चिल्लाई थी। तब थिंग कहता है कि तुम्हारी नॉवेल से ऐसा लगता है कि तुम सीरियल किलर बन सकती हो। तब वेडनेसडे इस चीज से खुश हुई, जिसमें वेडनेसडे थिंग के साथ रोवान के बारे में और भी चीजें पता लगाना चाहती थी और इसलिए वो रोवान के बारे में सभी चीजें बताने लगी, जिसमें रोवान को लगा था कि वेडनेसडे स्कूल में कुछ बुरा करने वाली है और इस चीज का राज वो जानना चाहती थी। तब थिंग को भी ये काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री लगी। कुछ देर बाद वेडनेसडे ने अपनी जगह पर एनिड को यूजिन के साथ छोड़ा क्योंकि लरीसा उस पर नजर रखती थी और यूजिन वहां पर काफी खुश था क्योंकि उसे हमेशा से एनिड पर क्रश था। फिर जंगल में वेडनेसडे आकर रोवान के मरने का सबूत ढूंढ रही थी। तब वहां पर उसे टाइलर ने पकड़ लिया क्योंकि उसके पिता भी मॉन्स्टर के सबूत जंगल में ढूंढ रहे थे। फिर टाइलर ने माफी मांगी। तब वेडनेसडे समझ गई कि गैल्विन क्यों मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होगा और तब वेडनेसडे ने टाइलर को रोवान उसे मारना चाहता था ये बताया और वो इस बारे में और भी चीजें जानना चाहती थी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने रोवान को पहले ही मार दिया और उसने वेडनेसडे को जिंदा क्यों छोड़ा ये भी उसे नहीं पता था।
वहीं पर वेडनेसडे को रोवान के ग्लासेस मिले, तब वो समझ गई कि किसी ने रोवान के केस में गड़बड़ की थी। फिर वेडनेसडे ने ग्लासेस को छुआ, तब वेडनेसडे को विजन्स दिखे कि रोवान ने उस पर हमला करने के लिए ऊपर से मूर्ति गिराई थी और पहले उसका जेवियर के साथ झगड़ा हुआ था, तब जेवियर को उसने अपनी पावर से दूर भी फेंका था। साथ ही उसके पास एक बुक भी थी। तब वेडनेसडे ने उस बुक को लाइब्रेरी में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। और तब मैरी वेडनेसडे के आने से काफ़ी इंप्रेस हुई, क्योंकि लाइब्रेरी में ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे। तब वहाँ वेडनेसडे ने उसे दिखने वाले विजन्स की बुक के बारे में बताया और उस निशान को भी दिखाया। तब मैरी कहती है कि स्कूल में नाइट शेड्स नाम का एक ग्रुप है जो कि सीक्रेट सोसाइटी का है और वो लोग छुप कर रहे थे और उनकी एक खास लाइब्रेरी का ये निशान है, लेकिन वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। तब वेडनेसडे परेशान हुई और तब मैरी वेडनेसडे के पढ़ाई की तारीफ करने लगी। और तब वेडनेसडे कहती है कि मेरी माँ के चलते मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो मुझे खास पसंद नहीं है। तब मैरी कहती है कि मैं यहाँ पर एक लौती नॉर्मी यानी कि बिना पावर वाली नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए मुझे भी यहाँ पर एडजस्ट करने में तुम्हारे जैसे वक्त लग रहा है और सब चीज़ें ऐसी होती है। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे इन चीज़ों में ही मज़ा आता है। तब मैरी कहती है कि तुम सबसे अजीब और बेस्ट हो, इसलिए हमेशा ऐसे ही रहना। रात होने पर वेडनेसडे जेवियर के रूम में आकर विजन में दिखने वाली बुक ढूंढ रही थी। तब उसे कहीं पर भी वो बुक नहीं मिली, लेकिन वहां पर जेवियर आ गया। तब वेडनेसडे ने थिंग के साथ खुद को बेड के नीचे छुपा लिया। फिर वहां पर बियांका आकर जेवियर से मिली और वो उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन जेवियर ने मना कर दिया। और तब बियांका ने इस चीज का इल्जाम वेडनेसडे पर लगाया, क्योंकि रोवान वेडनेसडे को मारना चाहता था, ये जेवियर को पता था और शायद वो उसे पसंद करता था और इसलिए बियांका को उससे नफरत थी और वो जानबूझकर कल बोट रेस में एनिट को वेडनेसडे को चिढ़ाने के लिए हराने वाली थी। तब वहां पर वेडनेसडे इस चीज से काफी एक्साइटेड हुई, क्योंकि उसे चैलेंजेस पसंद थे। फिर वेडनेसडे अपने रूम में आई, तब एनिट ने बताया कि मेरी टीम से एक लड़की को एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है और वो कल बोट रेस में बोट चलाने नहीं आ पाएगी। तब वेडनेसडे कहती है कि बियांका ने किया है और मैं तुम्हारे साथ रेस में हिस्सा लूंगी। तब एनिट इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर उसने बताया कि बियांका हर साल जीत जाती है और उसकी बोट अकेले फिनिश लाइन तक पहुंचती है। तब वेडनेसडे समझ गई कि बियांका चीटिंग करती होगी और उसने इस चीज का फायदा उठाने का डिसाइड किया। अगले दिन वेडनेसडे और एनिट कॉस्ट्यूम में बोट्स के अंदर तैयार थे और वहां पर टोटल 4 बोट थी, जिसमें वेडनेसडे ने एनिट को फोकस करने के लिए कहा। फिर वहां पर बियांका वेडनेसडे को देखकर चौंक गई और तब वेडनेसडे ने बताया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। फिर वहां पर लरीसा ने सबको नियम बताए, जिसमें उन लोगों को सामने वाले आइलैंड पर जाकर अपने फ्लैग को वापस लेकर इस फिनिश लाइन तक आना था और फिर उन्हें इनाम मिलने वाला था। फिर वहां पर लरीसा ने मैच को शुरू किया। तब चारों आगे बढ़े, जिसमें बियांका ने अपने दोस्त को पानी में उतारा, जो कि मछली बनकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने सबसे आगे जाने वाली बोट को पकड़कर दूसरी तरफ धकेल दिया और उस बोट से सभी लोग पानी में गिर पड़े। तब वेडनेसडे ने उस लड़के को देखा और वेडनेसडे ने अपनी बोट से एक जाली फेंककर उस लड़के को वहीं पर कैद करवा दिया और वेडनेसडे की बोट किनारे पर आ गई। तब फ्लैग लेने के लिए वो सबसे आगे बढ़ी, जो कि एक बंद मंदिर के पास था और वेडनेसडे ने आकर उस मंदिर से फ्लैग को लिया और मंदिर को छुआ। तब उसे एक विजन देखने मिला, जिसमें वेडनेसडे एक अलग डायमेंशन में चली गई थी और वेडनेसडे को उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी और वो कहती है कि तुम ही असली चाबी हो। फिर वेडनेसडे उठी, तब उसने देखा कि वो जोसेफ क्रैकस्टोन का मंदिर था और तब वो फ्लैग लेकर आगे बढ़ी, जिसमें बियांका के पीछे तेजी से वो फिनिश लाइन तक जा रही थी। फिर वेडनेसडे ने अपने बोट से एरो निकालकर बियांका के बोट को तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर बियांका के साथी साइरन ने नीचे से आकर वेडनेसडे की बोट को दूर धकेला और वो उन्हें गिराने वाला था। तब वहां पर थिंग ने उसे पंच मारकर बेहोश कर दिया। फिर वेडनेसडे ने जाकर बियांका की बोट में छेद करके पानी भरवा दिया और उन्हें वहीं पर रोक दिया और फिर वेडनेसडे फ्लैग लेकर एनिट के साथ रेस को जीत चुकी थी। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वेडनेसडे को उनका हंसना नहीं पसंद था और वो बियांका को हराकर खुश हुई और वहां से दूसरी तरफ आई। कुछ देर बाद लरीसा ने सबको बताया कि ये रेस 1987 से हो रही है, जिसमें अभी भी मजा आता है और फिर उसने एनिट को ट्रॉफी दी। तब वो काफी खुश हुई, लेकिन वेडनेसडे वहां से पास के एक मूर्ति के नीचे आगे के बारे में सोच रही थी और वहीं पर उसे मूर्ति में एक निशान दिखा, जो कि रोवान वाली बुक के पेपर पर भी था। तब वहां पर एनिट वेडनेसडे को लेने के लिए आई और उनके चैंपियनशिप जीतने पर उन्हें बाहर जाकर सभी से मिलना था। तब वेडनेसडे एनिट के साथ वहां से निकल गई। तब वहां पर लरीसा ने आकर बताया कि वेडनेसडे, तुम्हारी माँ के साथ मैंने इस रेस को जीता था, जिसमें तुम अपनी माँ के जैसी हो। और तब वेडनेसडे को ये चीज पसंद नहीं आई और बियांका का ग्रुप उससे भड़का हुआ था।
रात होने पर वेडनेसडे फिर से उस स्टेचू के पास आई और वो निशान के पीछे का राज जानना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने स्टेचू के बुक के ऊपर लिखी हुई पहेलियों को पढ़ा और उसने सबको सॉल्व कर दिया, जिसमें उसे एक चुटकी बजाने का क्लू मिला। तब वेडनेसडे ने चुटकी बजाई और वहीं पर स्टेचू के हटने से स्टूडेंट की सीक्रेट सोसाइटी नाइटशेड्स के सीक्रेट रूम में जाने का रास्ता खुल गया। तब वहां से वेडनेसडे नीचे उनकी लाइब्रेरी में आई और उसे ये भी पता चला कि उसके माता पिता भी उस सोसाइटी के मेंबर थे। फिर वेडनेसडे ने उस बुक को भी ढूंढ लिया। तब उसे रोवान के फाड़े हुए पेपर का बाकी हिस्सा दिखा और वो बुक लेकर निकल रही थी। वहीं पर किसी ने उसे पकड़ लिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में वेडनेसडे को नाइट शेड्स वालों ने बांध कर रखा था और वो सभी लोग उसे मास्क पहनकर डरा रहे थे। तब वहां पर वेडनेसडे पहचान गई कि वो लोग बियांका और जेवियर के साथ उसके दोस्त थे, क्योंकि वेडनेसडे ने उन सभी को स्मेल कर लिया था और वो रोवान के चलते वहां पर पहुंची थी। तब वहां पर जेवियर ने देखा कि वेडनेसडे के पास रोवान वाले पेपर्स और उसकी भविष्यवाणी थी। तब वहां पर सभी लोगों ने बताया कि वो लोग वहां पर पार्टी करने के लिए आते थे, लेकिन 30 सालों पहले एक लड़का मरा था, तब से ये ग्रुप बंद हो चुका था। तब वहां पर वेडनेसडे को भी उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए उन लोगों ने चुन लिया था, क्योंकि उसके माता पिता भी वहां पर मेंबर थे। तब वहां पर बियांका को वेडनेसडे पसंद नहीं थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं तुमसे काफी बेहतर हूँ, इसलिए तुम मुझसे जल रही हो। और वेडनेसडे पहले ही उसकी रस्सी से आजाद हो चुकी थी और उसने ग्रुप से जुड़ने से भी मना कर दिया और वो वहां पर सबको बेवकूफ बुलाकर निकल गई। कुछ देर बाद वेडनेसडे बुक को ढूंढ रही थी। तब उसे पेजेस से पता चला कि उसका सामना किसी मॉन्स्टर से होने वाला था। फिर वेडनेसडे ने उन पेजेस की जगह को देखा और वहां पर लरीसा ने बताया कि टाउन में एक मूर्ति की स्थापना के लिए उन्हें बुलाया गया है, तो सब लोग वहां पर जाएंगे। और तब सभी लोग काफी खुश थे, जिसमें उन बच्चों को नेवरमोर के लिए इवेंट में पार्टिसिपेट भी होना था। और फिर उन सभी को उनके काम की लिस्ट दी गई। तब वहां पर एनिड को म्यूजियम जैसी जगह पर काम करने का मौका मिला था। तब वो काफी खुश हुई। वेडनेसडे को एक मामूली शॉप में काम करने जाना था। तब वहां पर एनिड एजेक्स के साथ जाना चाहती थी, लेकिन एजेक्स को वेडनेसडे के साथ जाने का मौका मिला था। तब लरीसा ने आकर वेडनेसडे को उसका सेलो अगले दिन इवेंट में बजाने के लिए कहा, क्योंकि वो काफी अच्छा बजाती थी। तब वेडनेसडे मान गई। कुछ देर बाद सभी बच्चे वापिस शहर में आए। तब वहां पर वेडनेसडे ने देखा कि जेवियर परेशान था और वो वेडनेसडे से नाराज भी था। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने रोवान को मरते हुए देखा था, और क्या तुम्हारी बात उसके बाद उससे हुई थी? तब जेवियर कहता है कि वो मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। तब वेडनेसडे ने उसे पेपर दिखाया और वो कहा कि तुम इस पेपर को देखकर परेशान नहीं थे, यानी कि तुमने पहले ही इस पेपर को देखा था। तब जेवियर कहता है कि रोवान इस बुक को काफी बार पढ़ता था और वो तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहा था, इस चीज से हमारा झगड़ा भी हुआ था। तब वेडनेसडे को याद आया कि झगड़े में रोवान ने जेवियर को दीवार पर पटक दिया था। तब जेवियर ने पूछा कि तुम इस पेंटिंग में कैसे हो, क्योंकि ये 30 साल पुरानी बुक है, साथ ही क्रैकस्टोन भी है। तब वेडनेसडे पूछती है कि ये क्रैकस्टोन कौन है? तब जेवियर कहता है कि वो दूसरा आदमी जोसेफ क्रैकस्टोन है, जिसने इस पूरे शहर को बनाया था और उसी का कल शहर में स्टेचू लगने वाला है। तब वेडनेसडे ये सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ लुकास आकर गैल्पिन से मिला और उसने उसके साथ शहर के शेरिफ और लुकास के पिता नोबल भी थे, जिसमें लुकास की शैतानियों की हरकतों के चलते वो वहां से निकला। तब गैल्पिन ने लुकास को जंगल के मॉन्स्टर के बारे में बताया और उसे नेवरमोर एकेडमी से खतरा लग रहा था। तब नोबेल कहता है कि हमें लरीसा स्कूल के चलते काफी बड़ा डोनेशन देती है, तो मैं उसके फंड्स के लिए ये सब बंद नहीं करवा सकता, और तुम भी कुछ उल्टा सीधा मत करना। तब गैल्पिन कहता है कि तुम भी तो शहर के शेरिफ रह चुके हो और तुम्हें भी पता है कि शहर में खतरा बढ़ता जा रहा है। तब नोबेल ने गैल्पिन को उसे पूछे बिना कुछ भी करने से मना कर दिया। फिर नोबेल आकर लरीसा और उसके बाकी स्टूडेंट से मिला और उन सभी को इवेंट के पहले अपने अपने ग्रुप में जाने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने एनिड को उसका ग्रुप बदलने के लिए कहा। तब एनिड ने कहा कि तुम्हारा काम काफी बोरिंग है। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें वहां पर एजेक्स मिलेगा। तब एनिड मान गई, क्योंकि उसे एजेक्स पर काफी बड़ा क्रश था। कुछ देर बाद वेडनेसडे बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ पिलग्रिम वर्ल्ड नाम की जगह पर थी और वहां पर एडलिन नाम की लेडी ने उस जगह को सबको दिखाया और उसने सबको बताया कि इसी जगह से शहर की शुरुआत हुई थी और उस जगह पर 300 सालों पहले जोसेफ क्रैकस्टोन ने गांव को बनाया था। और फिर वो एक के बाद एक सभी जगह के बारे में बताने लगी। तब वेडनेसडे ने जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पूछा जिसने उस पूरे शहर को बनाया था। तब एडलिन कहती है कि वो काफी महान थे और उनका सामान दूसरी तरफ के उनके पुराने घर में है, जो कि अब बंद है और तुम लोग वहां पर
नहीं जा सकते और अब तुम सभी को हमारे रेस्टोरेंट में सामान को बेचना होगा। तब वहां पर यूजिन खुश हुआ, लेकिन वेडनेसडे को जोसेफ के घर को चेक करना था और वहां एर्लिन ने सबको कपड़े पहनने के लिए दिए। दूसरी तरफ एजेक्स और एनिड मरे हुए जानवरों के बनाए गए आर्ट्स को बेचने वाले शॉप में काम कर रहे थे। तब वहां पर शॉप की मालिक ने उन दोनों को सब चीजें समझाना शुरू किया। तब एनिड को इस काम में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी साथ में काफी ज्यादा काम करके खुश थे। और तब तक वेडनेसडे बाकी स्टूडेंट्स के साथ खाने का सामान बेच रही थी, लेकिन वेडनेसडे के स्पेनिश में सबको डराने के चलते कोई भी उससे कैंडी नहीं ले रहा था। तब यूजिन खुद ही सब कैंडी खा रहा था और वहां पर लुकास के दोस्त ने यूजिन को पकड़ लिया और यूजिन ने उनमें से एक के ऊपर उल्टी कर दी, जिसमें यूजिन को वो लोग पीटने वाले थे। तब वेडनेसडे वहां पर आ गई और फिर वेडनेसडे ने सभी को फिर से पकड़कर पीटा। तब वहां से सभी लड़के भाग गए। फिर वेडनेसडे ने यूजिन को साफ किया और यूजिन वेडनेसडे के दोस्त बनने से काफी खुश था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम मेरे भाई की मुझे याद दिलाते हो और मुझे जोसेफ के बारे में और भी चीजें पता लगानी है। फिर वेडनेसडे वहां से जोसेफ के घर में आकर सभी चीजें देख रही थी। तब उसे जोसेफ का पुतला मिला और वेडनेसडे ने वहां पर एक पेंटिंग भी देखी जिसमें गांव के सभी लोग थे और वो लोग जंगल के एक मीटिंग प्लेस पर थे, जिसमें वेडनेसडे को उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी जो कि उसके विजन्स में भी दिखी थी और उसके पास एक ब्लैक बुक थी और वो बुक उस रूम में भी देखने मिली, लेकिन वो एक असली नहीं बल्कि फेक वर्जन था क्योंकि वो पूरा खाली था। और वहीं पर एर्लिन ने वेडनेसडे और यूजिन को पकड़ लिया। तब वेडनेसडे ने पूछा कि असली ब्लैक बुक कहां पर है। तब एर्लिन कहती है कि वो बुक सालों पहले चोरी हो गई है और वो कहां पर है ये मुझे नहीं पता। तब तक एनिड के शॉप में एक भिखारी कैमरा देख रहा था। तब एनिड उसे बेचने लगी, लेकिन वो भिखारी कैमरा चुराकर वहां से भाग गया। तब एनिड ने एजेक्स को डेट के लिए पूछा और तब दोनों मान गए और दोनों रात को डेट पर जाने वाले थे। तब तक वेडनेसडे को जेवियर मिला जो कि टाइलर की शॉप में स्कूल के लिए काम कर रहा था और वहां पर वेडनेसडे ने बताया कि वो टाइलर से मिलना चाहती है। तब इस चीज से जेवियर भड़क गया। फिर वेडनेसडे ने टाइलर को पुराने पिलग्रिम हाउस के बारे में पूछा जिसमें जोसेफ क्रैक्सटन सबको वहां पर मीटिंग के लिए बुलाता था। तब टाइलर ने उसकी लोकेशन दिखाई। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे वहां पर जाना है। तब टाइलर भी उसके साथ जाना चाहता था और वेडनेसडे ने फिर मना कर दिया क्योंकि उसे स्टेचू के इवेंट में भी जाना था। फिर वेडनेसडे वहां से मीटिंग हाउस में पहुंची। तब उसके साथ वहां पर थिंग भी था। वहीं पर एनिड के शॉप वाला भिखारी भी आ गया और वो कहता है कि ये मेरा इलाका है। तब वेडनेसडे ने उसे धमकाया और थिंग ने उस भिखारी को पकड़ लिया और मार मार कर भगा दिया। तब वेडनेसडे उस जगह को देखने लगी, लेकिन वहां पर उसे कोई भी खास चीज नहीं मिली। तब वेडनेसडे ने थिंग के कहने पर सभी चीजों को छूना शुरू किया, जिसमें दरवाजे को छूते ही वो पास्ट में चली गई, जिसमें सभी लोग वेडनेसडे जैसी दिखने वाली लड़की को टायन बुलाकर मार देना चाहते थे और उन सभी को जोसेफ लीड कर रहा था। फिर जोसेफ ने बताया कि ये गुडी एडम्स डायन है और ये सभी लोगों पर जादू करती है, जिसमें जोसेफ जादू करने वाले लोगों से नफरत करता था। तब गुडी कहती है कि हम लोग तुमसे पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन तुमने हमें फंसाकर इस जगह को अपनी बना ली और तुमने हम लोगों की जमीन को भी लूट लिया और हमारे लोगों को मार दिया और तुम सभी लोग राक्षस हो। फिर गुडी ने जोसेफ को घायल कर दिया। तब वहां से जोसेफ ने गुडी को गांव के एक जादू करने वाले आउटकास्ट लोगों के साथ एक रूम में कैद कर दिया। तब गुडी के साथ वहां पर सभी लोग डरे हुए थे। तब ये चीज वेडनेसडे ने भी देखी। फिर जोसेफ ने बाहर से पूरे के पूरे घर में आग लगा दी। तब अंदर के सभी लोगों ने गुडी को मिलकर वहां से भगा दिया और बाकी लोग आग में मारे गए, जिसमें गुडी वहां के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गई। तब वेडनेसडे भी बाहर आकर गुडी से मिली और गुडी उसे कहती है कि वो हम सभी लोगों को मार देगा। तब जोसेफ वहां पर आया और वेडनेसडे ये विजन देखकर उठी। फिर उसने थिंग को गुडी एडम्स के बारे में सभी चीजें बताई, जो कि उसकी 300 साल पुरानी शायद दादी थी। और वहीं पर वेडनेसडे को वो मॉन्स्टर फिर से दिखा। तब वेडनेसडे ने उसका पीछा किया, लेकिन वो वहां से भाग गया और वेडनेसडे को उसके पैरों के निशान दिखे जो कि बदलकर इंसान बन गया था। और वहीं पर जेवियर आया। तब वेडनेसडे ने उसे निशान दिखाए, लेकिन बारिश के चलते वो मिट गए थे। तब वेडनेसडे को जेवियर का वहां पर मॉन्स्टर के जाने के बाद आना ही काफी अजीब लगा और जेवियर ने बताया कि मेरी अभी अभी रोवान से बात हुई है और वो मुझे झूठ बोल रहा था, यानी कि वो सच में शायद मर चुका है। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही ये कहा था। तब वेडनेसडे ने जोसेफ के बारे में बताया, जिसमें वो काफी सारे आउटकास्ट यानी कि जादू करने वाले लोगों को जलाकर मार देता था। तब जेवियर को जोसेफ का सालों पुराना ये कांड अब किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं लगा और तब वहां पर वेडनेसडे को वो मॉन्स्टर जेवियर ही है ऐसा शक हुआ था और वो इस बारे में पता लगा लेगी ये बताकर निकली। और अब वेडनेसडे को जोसेफ के स्टेचू का उद्घाटन पर म्यूजिक भी बजाना था और उस इवेंट में पूरा शहर आया हुआ था और वहां पर नोबेल और लरीसा ने जोसेफ की तारीफ करना शुरू किया। तब वहां पर वेडनेसडे के साथ सबने म्यूजिक बजाना शुरू किया, लेकिन वहां पर वेडनेसडे का दूसरा प्लान भी था, जिसमें थिंग ने बारूद से आग लगा दी
थी और वो आग स्टैचू के पास गई और वहां पर रखे हुए पेट्रोल के चलते काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें स्टैचू जल गया और वेडनेसडे काफी खुश थी और वो डार्क म्यूजिक बजाने लगी। तब वहां पर सभी लोग भाग रहे थे लेकिन वहां पर सबने वेडनेसडे को देखा। तब लरीसा काफी भड़की हुई थी और वेडनेसडे उस स्टैचू को जलाकर उसके सेलिब्रेशन को करने लगी। और कुछ ही देर बाद लरीसा ने वेडनेसडे को अपने मीटिंग रूम में बुलाया क्योंकि उसे पता था कि वेडनेसडे ने ही धमाका करवाया था। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरा इस चीज में कोई हाथ नहीं था क्योंकि ये सब चीजें असल में थिंग ने की थी और वेडनेसडे सच बोल रही थी। तब लरीसा कहती है कि मैं सबूत ढूंढ लूंगी और तुमने ये किया है ये मुझे भी पता है। तब वेडनेसडे कहती है कि जोसेफ क्रैक्सटन को आउटकास्ट लोगों से नफरत थी लेकिन तुम लोग इसे इग्नोर करके उसकी तारीफ करते हो। तब लरीसा कहती है कि हम लोग अब शहर वालों से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि अभी भी शहर में काफी सारे लोग हमसे नफरत करते हैं और आपको मेरी मदद सच पता लगाने में करनी चाहिए। तब लरीसा ने मना कर दिया। दूसरी तरफ भिखारी चुराए हुए कैमरा के साथ मीटिंग हाउस में वापस आ गया और वहीं पर मॉन्स्टर ने भिखारी पर हमला कर दिया और उस कैमरा से उसके काफी सारे फोटोज निकाले गए। तब तक जंगल में यूजिन ने भिखारी के मरने के बारे में पुलिस के आने से पता लगा लिया था और एजेक्स डेट के लिए मिरर को ढककर नहाने चला गया। तब वहां का टॉवल हट गया और एजेक्स नहाकर बाहर आया। तब उसने खुद का चेहरा देख लिया और उसके मेड्यूसा होने के चलते उसका पूरा शरीर पत्थर का बन चुका था जिसके चलते दूसरी तरफ एनिड के साथ डेट पर वो नहीं गया और एनिड ने भड़क कर बस के ऊपर अपने काफी सारे पंजे मारे। और कुछ ही देर बाद ऑफिसर्स को कैमरा मिला। तब उस कैमरा को गैल्पिन ने देखा और फिर उसने कैमरा की तस्वीरें निकाली और तब वो मॉन्स्टर को देखकर चौंक गया। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में थिंग ने आकर एक रूम में कैमरा बंद कर दिया और फिर उस रूम के डोर को ओपन करके वेडनेसडे अंदर गई जो कि मुर्दा घर था और वेडनेसडे वहां पर भिखारी की लाश को चेक करने गई थी। फिर भी वेडनेसडे ने वहां पर लाश की ऑटोप्सी करना शुरू किया और उसके घावों को देखा जो कि किसी मॉन्स्टर के हमलों से हुए थे लेकिन उसका एक पैर का हिस्सा काट लिया गया था जो कि जानबूझकर काटा गया था ऐसा वेडनेसडे को पता चला। वहीं पर गैल्पिन और डॉक्टर आए और वो लोग जानवर के हमले से परेशान थे क्योंकि अब ऐसे हमले काफी बढ़ते जा रहे थे और मॉन्स्टर ने हर बार लाशों के अलग अलग अंगों को काटा था। इस बारे में डॉक्टर ने गैल्पिन को बताया। फिर गैल्पिन ने पूरी रिपोर्ट्स को उसे ऑनलाइन भेजने के लिए कहा और गैल्पिन वहां से निकला। तब वेडनेसडे ने छुपकर उनकी बातें सुन ली। अगले दिन वेडनेसडे उसके रूम में अंगों के बारे में सोच रही थी। तब वहां के दर्दनाक फोटोज एनिड को पसंद नहीं आए और तब वेडनेसडे ने बताया कि वो जानवर ने ऐसा किया क्यों ये मुझे अभी भी नहीं समझ रहा और इसके पीछे कोई राज जरूर होगा। तब वहां पर एनिड को उन लाशों के फोटोज देखकर चक्कर आ गए। कुछ देर बाद मैरी सबको जहरीले पौधों के बारे में पढ़ा रही थी और वेडनेसडे ने जेवियर के गले में कुछ घाव देखे जो कि जानवर के पंजे जैसे थे। शाम होने पर वेडनेसडे और थिंग ने जेवियर का पीछा किया जिसमें वो एक रूम में रोज छुप छुप कर जाता था। फिर दोनों ने उस जगह को देखा। तब उन्हें पता चला कि जेवियर वहां पर छुपकर पेंटिंग्स बनाता था और उसने वहां पर मॉन्स्टर के काफी सारे पेंटिंग्स बनाए थे। तब वेडनेसडे वहां से निकल गई लेकिन उसे बाहर ही जेवियर मिल गया और तब वेडनेसडे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो। तब जेवियर कहता है कि ये मेरा आर्ट स्टूडियो है और तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे वो देखना है। तब जेवियर ने मना किया और जेवियर को शक था कि वेडनेसडे उसका पीछा कर रही थी। तब वेडनेसडे ने स्कूल के प्रॉम के डांस के लिए उसे पूछ लिया और तब जेवियर मान गया। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश था लेकिन वेडनेसडे इस चीज से नाराज हो गई। कुछ देर बाद एनिड और वेडनेसडे पार्टी के लिए ड्रेस लेने गई थी। तब वहां पर वेडनेसडे को ड्रेस लेने में खास इंटरेस्ट नहीं था और उसने एनिड को जाकर उसके काम को पूरा करने के लिए कहा क्योंकि उसे रिसर्च करना था। तब एनिड मानकर चली गई। फिर वेडनेसडे और थिंग जा रहे थे। तब थिंग को वहां पर वेडनेसडे के लिए एक ड्रेस काफी परफेक्ट लगा जो कि ब्लैक था और वहां पर वेल को भी वेडनेसडे के लिए वो परफेक्ट लगी जिसमें वो प्रॉम को एंजॉय करेगी ऐसा वेल को लगा और तब वेडनेसडे वहां से निकली। फिर वेडनेसडे ने गैल्पिन को उस मॉन्स्टर का फोटो दिखाकर कहा कि तुम्हें भी इस मॉन्स्टर के बारे में पता है। तब गैल्पिन के पास उस भिखारी के कैमरा के चलते वो मॉन्स्टर की फोटोज थी। तब वेडनेसडे ने गैल्पिन से उसके बारे में और भी चीजें पूछना शुरू किया और तब गैल्पिन ने बताने से मना कर दिया क्योंकि गैल्पिन वेडनेसडे पर भरोसा नहीं करता था और गैल्पिन ने वेडनेसडे को कोई बड़ा सबूत लाने के लिए कहा। तब तक लुकास एनिड से मिला और फिर उसने एनिड को डांस के लिए पूछा। तब वो मान गई। दूसरी तरफ टाइलर ने देखा कि वेडनेसडे पुलिस स्टेशन में से निकली। तब उसने वेडनेसडे को बताया कि वो भी प्रॉम के लिए काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसके दोस्त प्रॉम में जाने वाले हैं। तब वहां पर वेडनेसडे ने बताया कि उसे जेवियर को ना चाहते हुए पूछना पड़ा कि क्या वो उसके साथ डांस करने आएगा कि नहीं और तब टाइलर इस चीज से भड़क गया और वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ऐसा मुझे लगा लेकिन अब तुम जेवियर के साथ प्रॉम में जा रही हो। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तब टाइलर थैंक्स बोलकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वेडनेसडे और यूजिन ने बी हाउस
हाउस में मॉन्स्टर के बोर्ड को रखा था क्योंकि एनिड ने उसे रखने से मना कर दिया था। तब यूजिन इस चीज से काफी खुश हुआ और वो भी उस मॉन्स्टर में इंटरेस्टेड था। तब वेडनेसडे ने यूजिन को बताया कि वो जेवियर के साथ प्रोम जा रही है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, बस वो काम के चलते जा रही है। तब वहां पर यूजिन ने एक फोटो के बैकग्राउंड की जगह को ढूंढ ली जो कि एक गुफा थी, और तब वेडनेसडे उस जगह को देखकर चौंक गई और वो दोनों उस गुफा में गए। तब उन्हें वहां पर काफी सारे जानवरों के अवशेष मिले और वहां पर जंजीरों में जानवरों को बांधा जाता था। फिर वेडनेसडे को एक नई हड्डी का टुकड़ा मिला जो कि काफी फ्रेश था, इसलिए जानवर के डीएनए से वेडनेसडे ने उसे मैच करने का डिसाइड किया। फिर वेडनेसडे वहां से जेवियर का डीएनए लेने के लिए उसके आर्ट हाउस में गई। तब उसे वहां पर एक कपड़ा मिला, लेकिन वहीं पर जेवियर भी आ गया। तब वेडनेसडे ने पूछा कि तुम उस मॉन्स्टर को कैसे जानते हो और क्या तुम ही वो मॉन्स्टर हो। तब जेवियर समझ गया कि वेडनेसडे को उस पर शक था, इसलिए वो बताने लगा कि वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि उसके साइकिक होने के चलते उसे भविष्य के सपने आते हैं और वो राक्षस भी उसे सपने में काफी बार आता है, इसलिए वो उसे पेंट करता है। लेकिन उसके पास पेंटिंग को जिंदा करने की भी पावर है, जिसके चलते एक बार मॉन्स्टर जिंदा हुआ और उसने जेवियर के गले में पंजा मार दिया था। तब वेडनेसडे ने जेवियर के चुराए गए फोटोज को दिखाए। तब जेवियर समझ गया कि वेडनेसडे ने पहली बार वहां पर आकर चोरी की थी और उसने डांस के लिए भी ये बात छुपाने के लिए पूछा था। फिर वो भड़क गया और उसने वेडनेसडे को वहां से भगा दिया। तब वेडनेसडे वहां से गैल्विन के पास आई और उसने मॉन्स्टर के हड्डी के टुकड़े और जेवियर के हाथों के निशान के डीएनए को मैच करने के लिए कहा। तब गैल्विन मान गया। फिर वहां से वेडनेसडे आकर यूजिन से मिली और तब वेडनेसडे को मॉन्स्टर को ढूंढना था। तब यूजिन रात को उसके साथ गुफा में जाएगा, इसके लिए मान गया। तब तक थिंग ने टाइलर को वेडनेसडे की तरफ से डांस के लिए पूछ लिया था। तब टाइलर भी मान गया। रात होने पर प्रोम में सभी बच्चे आ रहे थे। तब जेवियर वहां पर बियांका के साथ आया और लरीसा उन सभी का स्वागत कर रही थी। तब तक वेडनेसडे गुफा में जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं पर उसे टाइलर मिला जो कि वेडनेसडे को डांस के लिए लेकर जाने के लिए आया था। तब वेडनेसडे ने कहा कि हाँ, तैयार होकर आती हूँ, और फिर वो अंदर आई और वो थिंग पर काफी ज्यादा भड़क गई। लेकिन वहां पर थिंग वेडनेसडे को शॉप में उसका पसंद आया हुआ ड्रेस भी चुरा कर लाया था और तब वेडनेसडे उसके काम से इंप्रेस हुई। कुछ देर बाद वेडनेसडे तैयार होकर नीचे आकर टाइलर से मिली। तब वो काफी खुश हुआ क्योंकि उसे वेडनेसडे के इस ड्रेस से प्यार हो गया था। और वहां पर यूजिन भी आया और तब वो गुफा में वेडनेसडे के साथ जाने वाला था ये बताने लगा। तब वेडनेसडे ने कुछ नहीं बोला और यूजिन अकेला वहां पर जाने के लिए निकला। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम अकेले मत जाओ, हम दोनों कुछ देर बाद रात को जाएंगे। फिर वेडनेसडे और टाइलर वहां से निकले। तब तक पार्टी में लुकास और एनिड डांस के बारे में बात करने लगे। वहां पर एजेक्स ने एनिड को देखा और तब वो लुकास के साथ देखकर उसे चौंक गया और एनिड भी नाराज थे क्योंकि एजेक्स उसके साथ डेट पर नहीं आया था। दूसरी तरफ बियांका ने देखा कि जेवियर परेशान था क्योंकि वेडनेसडे वहां पर नहीं थी और वो इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। और वहीं पर सबने देखा कि वेडनेसडे उसके ब्लैक ड्रेस में आ गई। तब वहां पर सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और बियांका इस चीज से और ज्यादा भड़क गई। फिर मैरी आकर वेडनेसडे से मिली। तब वहां पर मैरी और टाइलर पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि मैरी भी टाइलर के रेस्टोरेंट में ही नाश्ता करती थी। फिर वेडनेसडे ड्रिंक लेने के लिए गई। तब उसे वहां पर एनिड मिली और उसे टाइलर पसंद नहीं था और फिर उसने बताया कि वो लुकास को एजेक्स को जलाने के लिए लाई थी और फिर वो दोनों वहां से निकले। तब वहां पर जेवियर ने टाइलर के साथ आने के बारे में वेडनेसडे से पूछा क्योंकि टाइलर ने उसके साथ कुछ पहले बुरा किया था। तब वेडनेसडे ने पूछा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। कुछ देर बाद टाइलर और वेडनेसडे मिले। तब वेडनेसडे ने पूछा कि तुमने जेवियर को अपने दोस्तों के साथ पीटा क्यों था। तब टाइलर कहता है कि मैं पहले लुकास की गैंग में था क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में थे और वहां पर हमने उसे मिलकर पीटा था, लेकिन मुझे इस चीज का आज भी अफसोस है, इसलिए मैंने लुकास की गैंग को भी छोड़ दिया था। तब वहां वेडनेसडे कहती है कि कोई बात नहीं और वहां पर टाइलर को वेडनेसडे के पास्ट के क्राइम्स के बारे में भी पता था। कुछ देर बाद वहां पर डांस शुरू हुआ जिसमें वेडनेसडे ने वहां पर उसका अजीब डांस शुरू कर दिया जो कि हम सभी को पता है कि कितना वायरल हुआ था और उसका डांस स्कूल के सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। तब वहां पर जेवियर ने बियांका को उसकी पावर को यूज करके वेडनेसडे को भुला देने के लिए कहा। तब बियांका इस चीज से और ज्यादा भड़क गई क्योंकि वेडनेसडे जेवियर के दिमाग पर अब छा चुकी थी। तब तक बाहर लुकास के दोस्तों ने पार्टी को खराब करने के लिए पानी में कुछ चीजें मिक्स करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यूजिन अकेला गुफा देखने के लिए आगे गया और वहां पर उसे एक आदमी दिखा जो कि उसे देख चुका था और फिर उसने गुफा में धमाका करवाया। तब यूजिन वहां से भागने लगा। तब तक वेडनेसडे को बियांका वॉशरूम में मिल गई और वो दोनों जेवियर के बारे में बात करने लगे। तब बियांका ने बताया कि वो तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है जबकि मैं उसे पसंद करती थी। तब वहां पर वेडनेसडे ने बियांका को उसकी पावर्स को यूज करने के लिए कहा जिसमें वो कुछ भी बोलकर अपनी पावर से सभी लोगों के पास कोई भी चीज करवा सकती थी।
कुछ देर बाद फाइनल डांस के लिए सभी बच्चे स्टेज के बीच में आकर डांस कर रहे थे और तब वहां पर वेडनेसडे और टाइलर भी तैयार थे। वहीं पर लुकास के दोस्तों ने फायर अलार्म शुरू कर दिया। तब ऊपर से पानी नीचे गिरना शुरू हो चुका था, लेकिन वहां पर पानी की जगह पर खून बहने लगा और तब इस चीज से सभी बच्चों की फटने लगी। लेकिन वेडनेसडे को इस चीज में मजा आ रहा था और सभी लोग वहां पर चिल्लाकर भाग रहे थे और गिर रहे थे। वहीं पर वेडनेसडे ने देखा कि वो खून नकली था और वो सिर्फ कलर वाला पानी था। वहीं पर एक बच्चा वेडनेसडे से टकराया। तब वेडनेसडे को विजन दिखा कि यूजिन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तब वेडनेसडे वहां से जंगल की तरफ भागी। दूसरी तरफ एनिड ने देखा कि लुकास ने ये किया था। तब उसके दोस्त वहां पर एनिड पर हंसने लगे और वो लोग एनिड का मजाक उड़ा रहे थे। तब एजेक्स ने आकर उन सभी को वहां से भगा दिया। तब एनिड कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर आना था, लेकिन तुम डेट पर आए ही नहीं। तब एजेक्स कहता है कि उस रात को मैंने गलती से खुद के सांपों को देख लिया था, जिसके चलते मेरा शरीर पत्थर का बन गया था और मुझे ये बताने में काफी शर्म आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तब वहां पर दोनों ने किस किया और वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। तब तक यूजिन जंगल में मॉन्स्टर के आवाज आने पर भाग रहा था, लेकिन फिर मॉन्स्टर ने यूजिन को पकड़कर वहीं पर मार दिया और कुछ देर बाद वेडनेसडे वहां पर पहुंची। लेकिन तब तक यूजिन मरने की हालत में पड़ा था और वेडनेसडे के साथ वहां पर मैरी भी आई थी। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में वेडनेसडे स्कूल में परेशान थी और उसे लग रहा था कि उसके पिता शरीफ आदमी है, लेकिन वो स्कूल में थे और तब उन पर मर्डर का इल्जाम लगा था और इस बारे में वेडनेसडे को कुछ नहीं पता था और वो इस बारे में और भी चीजें जानना चाहती थी। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें उस रात को प्रॉम के बाद लरीसा आगे बढ़ी और तब ऊपर से एक लड़का नीचे गिरकर मर चुका था। तब लरीसा ने ऊपर गोमेस को तलवार के साथ देखा था। फिर लरीसा ने पुलिस को ये चीज बताई कि वो लड़का और गोमेस दोनों मोर्टिशिया को पसंद करते थे और मोर्टिशिया के प्यार में उन दोनों में लड़ाई हुई थी। तब गोमेस ने उसे मार दिया था और हमें मोर्टिशिया नजर आई। तब गोमेस उससे मिला और वहां पर दोनों प्यार का इजहार कर रहे थे। फिर वहां से गोमेस को लेकर ऑफिसर्स निकले और प्रेजेंट में पूरा परिवार वीकेंड के लिए वेडनेसडे की स्कूल में आया था और पूरा परिवार स्कूल में आकर काफी खुश था। कुछ देर बाद स्कूल में लरीसा ने सभी बच्चों के परिवारों का स्वागत किया, जिसमें वो परिवार स्कूल में अपने बच्चों के साथ वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। साथ ही उन्हें यूजिन के बारे में भी बताया गया, जिस पर हमला हुआ था, लेकिन वो जिंदा बच गया और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा था। तब वेडनेसडे यूजिन के चलते नाराज थी। तब एनिड ने कहा कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी और फिर वो अपने परिवार के पास जाने के लिए निकली। तब वेडनेसडे आकर उसके पिता से मिली और वेडनेसडे ने थिंग अब उसके साथ रहता है ये भी बताया। तब उसका परिवार कहता है कि क्या वो ठीक है। तब वेडनेसडे कहती है कि हाँ वो ठीक है और मेरे ऊपर हमला होने लगे हैं। तब वेडनेसडे का परिवार इस चीज से खुश हुआ। फिर वहां से वेडनेसडे का परिवार लरीसा से मिला और वहां पर मोर्टिशिया लरीसा की तारीफ करने लगी, जो कि स्कूल की जान थी। और लरीसा ने एक बार मैडोला के तरह सेम टू सेम खूबसूरती से गाना गाया था, जो कि मोर्टिशिया की स्कूल बुक के फोटो से उसे याद आया। फिर वहां लरीसा ने बताया कि वेडनेसडे के साथ स्कूल में अजीब चीजें हुई है। तो वेडनेसडे कहती है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है और मैं उसका राज बाहर लाना चाहती हूँ, जिससे बाकी लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कर रहूंगी। तब लरीसा ने बताया कि उसकी थेरेपिस्ट वेल का मानना है कि वेडनेसडे को फैमिली टाइम की जरूरत है और तुम सभी को साथ में एक फैमिली थेरेपी सेशन लेना चाहिए। तब गोमेस मान गया। कुछ देर बाद वो लोग वेल के पास गए। तब वहां पर गैल्पिन ने गोमेस को देखा और वो गोमेस को देखकर काफी भड़क गया। तब वहां पर टाइलर ने इस बारे में पूछा, क्योंकि वेडनेसडे का परिवार उसके साथ था। तब गैल्पिन और भड़क गया और वहां से निकला। तब तक वेडनेसडे का पूरा परिवार वेल के पास थेरेपी के लिए आए और वहां पर वेल ने वेडनेसडे के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। तब पग वेडनेसडे से मार खाना मिस कर रहा था और वहां पर वेल ने गोमेस और मोर्टिशिया से इस बारे में पूछा। तब दोनों एक दूसरे से रोमांस करने लगे और वहां पर वेडनेसडे को उन दोनों से गैरेट गेट्स नाम के लड़के के बारे में जानना था। तब मोर्टिशिया कहती है कि वो झूठा इल्जाम था और तुम्हारे डैड को मर्डर केस में छोड़ दिया गया था, जिसमें हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। और मोर्टिशिया वहां से भड़क कर निकल गई। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं सच खुद पता लगा सकती हूँ और फिर वो भी आगे बढ़ी। तब मोर्टिशिया कहती है कि वेडनेसडे तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं थी। तब वेडनेसडे कहती है कि ये तो मैं खुद से पता लगा सकती हूँ। तब तक बियांका उसकी माँ से मिली, जिसका नाम गैब्रियल था और गैब्रियल चाहती थी कि वो उसके नए स्टेपडैड के साथ रहने चली जाए। और तब बियांका उसके माँ के नई शादी से नाराज थी और वो उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। तब गैब्रियल ने बताया कि मेरी सायरन की पावर जाने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तब बियांका को गैब्रियल की बातें पसंद नहीं थी और गैब्रियल ने बताया कि अगर तुम नहीं आई तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा।
दूसरी तरफ वेडनेसडे आकर यूजिन को देखने लगी, जो कि अभी भी होश में नहीं आया था, और उसने थिंग को उसकी रक्षा के लिए वहीं पर रखा था, जिसमें वेडनेसडे यूजिन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती थी। वहीं पर यूजिन की माँ आकर वेडनेसडे से मिली और वो वेडनेसडे की तारीफ करने लगी, क्योंकि यूजिन सिर्फ उसी की बातें करता रहता था। तब वेडनेसडे और ज्यादा दुखी हुई। तब तक गैल्विन को उसकी साथी ने बताया कि हमारे यहाँ का एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और उसने गैरेट गेट्स के केस में गोमेज के खिलाफ सबूत छुपाए थे। इस बारे में उसने अपनी सुसाइड नोट में भी लिखा है। तब ये सुनकर गैल्विन काफी खुश हुआ, क्योंकि वो गोमेज को सजा दिलाना चाहता था। तब तक वेडनेसडे ने देखा कि मोर्टिशिया ने आकर गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल रखे और वो उसके लिए काफी ज्यादा दुखी थी, और इस चीज का कारण भी हमें आगे पता चलेगा। फिर वेडनेसडे ने इस बारे में अपने परिवार के साथ बैठकर सोचना शुरू किया। तब उसके पेरेंट्स समझ गए कि वेडनेसडे परेशान है, और गोमेज ने वेडनेसडे को सच बताने का सोचा। तब मोर्टिशिया ने मना किया, क्योंकि वेडनेसडे को उन पर भरोसा नहीं था। वहीं पर गैल्पिन ऑफिसर्स को लेकर आया। फिर गैल्पिन ने वहां पर गोमेज को गैरेट गेट्स के मर्डर के इल्जाम में फिर से पकड़ लिया, और वो लोग उसे वहां से लेकर निकले। तब इस चीज से मोर्टिशिया काफी दुखी हुई। रात होने पर वेडनेसडे और थिंग आकर गोमेज से जेल में मिले, और वहां पर वेडनेसडे ने बताया कि मोम काफी नाराज है और उन्होंने गैरेट गेट्स के कब्र पर फूल भी रखे थे, और इस चीज का क्या राज है। तो गोमेज ने बताया कि सालों पहले गैरेट तुम्हारी माँ को चाहता था और वो उसे स्टॉक करता था, और हमने पुलिस की मदद मांगी, लेकिन गैरेट शहर के सबसे अमीर और पुराने खानदान से था, इसलिए शेरिफ ने हमारी मदद करने से मना कर दिया था, जिसमें वो लोग भी आउटकास्ट से नफरत करते थे। फिर वो हम दोनों एक दिन प्रोम के बाद मजे कर रहे थे। वहां पर गैरेट हमारे पास आया और वो मोर्टिशिया के चलते मुझे मारना चाहता था, और तब मैंने अपनी जान बचाना उससे शुरू किया और हम दोनों लड़ रहे थे। वहीं पर गलती से मैंने अपनी जान बचाने के लिए गैरेट को तलवार मार दी थी। तब वो ऊपर से नीचे गिरकर मारा गया, और ये चीज वहां पर लरीसा ने देखी। फिर उसने मुझे भी देख लिया, और यही कहानी है। तब वेडनेसडे को उनकी कहानी सही लगी, और तब उसने अपने डैड को थैंक्स कहा। साथ ही उसे पहले कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसके डैड किसी को मार सकते थे, क्योंकि वो काफी अच्छे डैड थे। फिर वेडनेसडे ने ये सभी चीजें गोमेज को बताई। तब गोमेज काफी खुश हुआ। फिर वेडनेसडे वहां से आकर गैल्पिन से मिली, और वो कहती है कि मेरे डैड ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा। तब गैल्पिन कहता है कि मेरे पास उनके तलवार और बाकी सबूत भी है। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे डैड के सालों के बाद यहाँ पर वापस आने पर ही डॉक्टर ने सुसाइड करके उनके मर्डर केस के बारे में बयान दिया, तो इसमें कोई गड़बड़ जरूर होगी। तब गैल्पिन कहता है कि उन्होंने ही मर्डर किया है, ये मुझे पता है। तब वेडनेसडे कहती है कि कोई मेरे रिसर्च में गड़बड़ चाहता है, और क्या मैंने आपको डीएनए दिया था, वो आपने मैच करवाया। तब गैल्पिन कहता है कि मैंने डीएनए चेक करवाया, जिसमें वो मैच नहीं हो रहे। तब वेडनेसडे कहती है कि मॉन्स्टर ने ही यूजिन पर हमला किया था और कोई मुझे फंसाना चाहता है। तब गैल्पिन कहता है कि गैरेट के परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने गैरेट को मार दिया था, और उसके परिवार में उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ, उसकी माँ बीमार गिरकर मर गई और उसकी बहन पानी में डूबकर मर चुकी थी, और अब मैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारे पिता को जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। तब वेडनेसडे ये सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ एनिड के माता पिता ने उसके स्कूल के वेकेशंस में जाने के लिए कैंपस चुन लिए थे। तब एनिड ने वो देखे, और उन कैंप्स में उनके जैसे बच्चों के वेयरवुल्फ बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और तब एनिड नाराज थी, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से सही वक्त आने पर वेयरवुल्फ बनना चाहती थी। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि उनके लिए काफी जरूरी है, और नॉर्मल दिखने के लिए उन्हें वेयरवुल्फ बनना सीखना होगा, और तब वहां पर एनिड काफी नाराज होकर चली गई। तब वेडनेसडे पग से मिली, जिसमें वो दोनों मछलियां पकड़ने आए थे, और पग ने पूछा कि डैड के साथ आगे क्या होगा। तो वेडनेसडे कहती है कि डैड को जेल होगी और मॉम पहली बार उनसे अलग होगी, क्योंकि शादी के बाद वो दोनों आज तक कभी भी अलग नहीं हुए। जिसमें पग ने मछलियां पकड़ने का तरीका अलग निकाला था, और वो बॉम्ब्स फेंककर मछलियों को मारकर पकड़ता था। तब वेडनेसडे कहती है कि डैड निर्दोष है। तब पग ने वेडनेसडे को उनके लिए सबूत ढूंढने के लिए कहा। तब वेडनेसडे अपने परिवार को बचाने के लिए यही करने वाली थी। फिर वेडनेसडे ने भी बॉम्ब फेंककर वहां पर मछलियों को मारकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ मोर्टिशिया नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में थी। तब वहां पर वेडनेसडे भी आ गई, और मोर्टिशिया अपनी बेटी के मेंबर बनने से काफी खुश हुई। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने उन लोगों को ज्वाइन होने से मना कर दिया, जिसमें मैंने बोर्ड चैंपियनशिप भी जीती थी, और ये जगह आपके लिए थी, और आप मुझे अपनी जैसी बनाना चाहती हो। तब मोर्टिशिया कहती है कि बेटा, यहाँ पर रहकर तुम आम लोग यानी कि नॉर्मिस के साथ जीना सीख सकती हो, जैसा हमने सीखा था, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर भेजा था, और तुम्हारे डैड के पूर्वज इसी गाँव से थे। तब वेडनेसडे
कहती है कि उनका नाम गुडी एडम्स था और मैंने उनकी एक पेंटिंग भी देखी थी। तब मोटिशिया ने बताया कि गुडी ने ही जोसेफ क्रैकस्टोन को नाइट शेड्स के एक हथियार से मारा था और वेडनेसडे उसके बारे में और चीजें जानना चाहती थी और वहां पर वेडनेसडे समझ गई कि गोमेज ने गैरेट को नहीं मारा था। तब मोटिशिया कहती है कि सही कहा, जिसमें मोटिशिया ने उस रात को दोनों को लड़ते हुए देखा था और गैरेट गोमेज को मारने वाला था क्योंकि वो काफी खूंखार बन गया था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। तब वहां पर गोमेज को बचाने के लिए मोटिशिया ने तलवार ली और गैरेट को मार दिया। तब वो नीचे गिरा और गोमेज ने मोटिशिया के पास से तलवार ली। फिर वो लरीसा के सामने आया जिससे ये इल्जाम गोमेज ने अपने सर पर लिया और वो मोटिशिया को बचाना चाहता था। इसी वजह से गोमेज ने मोटिशिया को वहां से भगा भी दिया, जिसमें गोमेज ने ये उसे बचाने के लिए किया था और वो खून उसने किया था ये साबित नहीं हुआ। इसी वजह से गोमेज उस वक्त पर छूट गया था, लेकिन अब चीजें वापस खुल रही थी। तो वेडनेसडे कहती है कि गैरेट के मुंह से झाग निकल रहा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था, जिसमें ये चीज जहर का काम है। तब वहां पर मोटिशिया ने ये चीज उस वक्त पर भी मिस कर दी थी। फिर दोनों ने आकर गैरेट की कब्र में से बॉडी को निकालना शुरू किया, लेकिन वहीं पर ऑफिसर्स ने दोनों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद गोमेज और मोटिशिया फिर से जेल में चिपक रहे थे। तब वेडनेसडे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और वेडनेसडे ने उन दोनों को गैरेट की उंगली दिखाई जो कि लाश से निकाल कर वो लाई थी और वो असल में जहर से मर चुका था, जो कि उसकी बॉडी के सड़ने के बाद पूरी बॉडी में फैला हुआ था और उसके निशान उन्हें मिल गए। तब वहां वो लोग समझ गए कि गैरेट वैसे भी मरने वाला था। फिर वेडनेसडे ने उस उंगली को वापस लिया। तब उसे फिर से विजन्स देखने मिले, जिसमें गैरेट के पिता ने उसे जहर देकर सभी आउटकास्ट के बच्चों को मार देने के लिए कहा था और फिर वो गोमेज से लड़ रहा था। तब उसने जहर की बोतल लड़ाई के बीच में अपने शरीर में ही तोड़ दी और वो जहर उसके शरीर में फैल गया। वहां मोटिशिया समझ गई कि वेडनेसडे भी विजन देख सकती है। फिर वेडनेसडे ने ये सभी चीजें मोटिशिया को पूरी समझा दी। फिर दोनों आकर मेयर नोबेल से मिले और उसे गैरेट के मरने का पूरा राज बताया। साथ ही वेडनेसडे ये भी जानती थी कि नोबेल ने ही इस केस को दबाया था क्योंकि वो उस वक्त पर शेरिफ था। तब वहां पर नोबेल कहता है कि गैरेट के पिता को आउटकास्ट से नफरत थी और उसे लगता था कि 200 साल पहले आउटकास्ट वालों ने नेवरमोर की जमीन उनसे हड़प कर स्कूल बनाई थी, इसलिए गैरेट सभी स्टूडेंट को मारना चाहता था और ये चीज उन्होंने नोबेल के पिता को नशे में बता दी थी। लेकिन वो काफी रईस थे और अगर उन पर केस चलता तो भी नेवरमोर और जेरिको दोनों जगह का नाम काफी खराब हो जाता, इसलिए उन्होंने ये राज छुपा कर रखा था। तो मोटिशिया कहती है कि गैरेट मुझे हमेशा कहता था कि आप उसके पिता की जेब में पड़े रहते हो और उन्होंने ही तुम्हें शेरिफ बनाया होगा। साथ ही मैंने गैरेट की कंप्लेंट आपसे की थी, लेकिन आपने उस वक्त पर हमारी मदद नहीं की थी, इसलिए अब हमें गोमेज को जेल से निकालना होगा। तब वेडनेसडे कहती है कि आप सभी को मेरे पिता से माफी भी मांगनी होगी, वरना पूरा सच में शहर को बता दूंगी। कुछ देर बाद वेडनेसडे और मोटिशिया दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे और मोटिशिया ने बताया कि वेडनेसडे तुम्हें विजन्स दिखते हैं और हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम के चलते ये तुम मुझे बता नहीं पाई होगी, लेकिन बेटा हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वेडनेसडे कहती है कि मुझे कभी कभी चीजों को छूकर पास्ट या फिर फ्यूचर की झलकें दिखाई देती है। तो वेडनेसडे कहती है कि हमारी पावर्स हमारे स्वभाव से हमें मिलती है, जिसमें मेरे विजन्स पॉजिटिव होते हैं और तुम डार्क हो, इसलिए तुम्हें रेवन टाइप के विजन्स देखने मिलते हैं जो कि मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और शायद कोई हमारा पूर्वज तुम्हें कांटेक्ट करके कुछ चीजें दिखा रहा होगा। तब वेडनेसडे समझ गई कि गुडी उससे बात करना चाहती है। फिर उसने मोटिशिया को इस बारे में बताया। तब मोटिशिया ने गुडी से संभल कर रहने के लिए कहा क्योंकि वो बदला चाहती थी। तब तक गोमेज को गैल्पिन ने आजाद कर दिया था और वो उससे माफी मांगने लगा। तब गोमेज ने उसे माफ कर दिया। फिर गोमेज आकर अपने पूरे परिवार से मिला। तब तक एडिड के माता पिता उसे कैंप भेजना चाहते थे और तब एडिड ने जाने से मना कर दिया और वो अपनी मर्जी से वेयरवुल्फ बनेगी ये उसने बताया। तब वहां पर उसकी माँ भड़क कर निकल गई, लेकिन उसके पिता एनिड से काफी खुश थे और फिर वो भी उससे मिलकर निकले। दूसरी तरफ बियांका गैब्रियल से मिली और उसने बताया कि मैं स्कूल के खत्म होने के बाद आपके और मेरे नए पिता के साथ रहने तैयार हूँ और फिर वो भी वहां से चली गई। तब तक वेडनेसडे उसके परिवार से मिल रही थी और वहां पर उन्होंने साथ में काफी मजे किए थे। तब मोटिशिया ने वेडनेसडे को कहा कि तुम्हें अपनी नई यादें यहाँ पर बनानी होगी जो कि हमसे काफी अलग होगी। फिर वो भी वहां से निकली। तब वेडनेसडे ने उसकी ईयरबुक देखी। तब वो समझ गई कि लरीसा उस साल मैडोना की आवाज में गा रही थी और असल में वो मैडोना बनकर ही ये कर रही थी क्योंकि वो रूप बदल सकती थी। तब वेडनेसडे ने लरीसा को कहा कि तुम रोवान बनकर हम सभी से मिली और रोवान असल में मर चुका है ये मैं समझ गई और ये चीज मैं गैल्पिन को बता दूंगी। तब लरीसा ने मना किया क्योंकि उसने रोवान के पिता को सच बता दिया था क्योंकि रोवान पागल हो चुका था और उसकी टेलेकिनेसिस की पावर उस पर हावी हो रही थी और उसके चलते वो वेडनेसडे पर भी 2 बार हमला कर चुका था और उसकी मौत से स्कूल का नाम खराब हो सकता था, इसलिए लरीसा ने ये किया था। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारे काफी सारे बुरे
पूरे राह से और तुम्हारे चलते ही यूजिन घायल हुआ है। वहीं पर उन्हें बाहर से आवाज आई जिसमें किसी ने स्कूल में आग लगाकर मैसेज लिखा था कि आग बरसने वाली है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 के शुरुआत में वेडनेसडे जानना चाहती थी कि स्कूल में आग किसने लगाई थी और वो मरे हुए लोगों से बात करने का ट्राई कर रही थी, जिसमें वो गुडी से बात करना चाहती थी। लेकिन फिर उसके रूम में लाइट चली गई। तब वेडनेसडे को लगा कि वहां पर गुडी आएगी, लेकिन वहां पर एनिड आ गई। तब वेडनेसडे ने बताया कि मैं काला जादू ट्राई कर रही थी, लेकिन गुडी मेरे से बात नहीं कर रही। वहीं पर उसे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि आज तुम्हें क्रैकस्टोन के मंदिर में आना होगा। कुछ देर बाद वेडनेसडे और एनिड दोनों मंदिर में गए। फिर वेडनेसडे अंदर घुसी तब उसे जोसेफ की कब्र दिखी और फिर वेडनेसडे उसके पास गई। तब उसे वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। तब वेडनेसडे वहां पर चौकन्नी होकर सभी चीजें देख रही थी। वहीं पर वेडनेसडे के सभी दोस्त उसका बर्थडे मनाने के लिए आए थे, जिसमें एनिड भी उनके साथ मिली हुई थी। और थिंग ने वेडनेसडे के बर्थडे के बारे में उन्हें बताया था। तब वेडनेसडे सबसे पहले थिंग के ऊपर भड़क गई और तब वहां पर सभी लोग केक काटने के लिए वेडनेसडे को कहने लगे। लेकिन वहां पर वेडनेसडे ने एक लाइन कब्र पर पड़ी जिसमें लिखा था कि जब मैं वापस आऊंगा तब आग की बारिश होगी। तब वेडनेसडे समझ गए कि आधी लाइंस किसी ने स्कूल में लिखी थी। तब वहां वेडनेसडे के दोस्त उसके केक न काटने से नाराज हुए और वेडनेसडे उन लाइंस को छूने लगी। तब उसे विजन्स देखने मिले जिसमें वो गुडी के साथ थी और उसके सामने एक गेट था। और तब गुडी कहती है कि वेडनेसडे अब तुम मेरे वंश की लीडर हो और जोसेफ वापिस आने वाला है, तो तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करना सीखना होगा। साथ ही इस गेट वाली जगह के राज को भी पता लगा लो जिसमें रेवन हमेशा अकेले रहते हैं। अगले दिन वेडनेसडे उस गेट के बारे में सोच रही थी और वहां पर एनिड और थिंग दोनों वेडनेसडे के केक ना काटने से नाराज थे। साथ ही वेडनेसडे वहां पर विजन्स देखने के चलते बेहोश हो गई थी। फिर वहां पर वेडनेसडे के परिवार ने उसे गिफ्ट दिया था जो कि पोस्टमार्टम करने का सामान था। फिर वहां पर एनिड ने वेडनेसडे को ब्लैक कलर का एक शॉल गिफ्ट दिया जो कि दोनों पहनकर घूम सकते थे। तब वेडनेसडे को ये चीज पसंद नहीं आई और वो उसे बाद में पहनेगी ये बताया। फिर वेडनेसडे आग बरसेगी वाली लाइन को समझ रही थी। वहां पर जेवियर आया और वो कहता है कि हम दोनों क्या अब दोस्त बन सकते हैं। तब वेडनेसडे ने मना किया क्योंकि उसे अभी भी जेवियर पर ही मॉन्स्टर बनने का शक था। और तब जेवियर भड़क कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ बियांका ने लुकास को देखा जो कि स्कूल में काम कर रहा था और तब दोनों बातें करने लगे और उन दोनों में दोस्ती हो गई। तब तक वेडनेसडे ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो पहले बर्थडे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने उसके हिसाब से बुरे बुरे गिफ्ट देना शुरू किया और तब बाकी बच्चे काफी डर जाते थे, लेकिन वेडनेसडे को उसी चीज में मजा आता था और वो ये सभी चीजें यूजिन को बता रही थी। तब वहां पर वेल आ गई और वेल के थेरेपी सेशंस को वेडनेसडे मिस कर रही थी। तब वेडनेसडे ने बताया कि मैंने अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान में काफी एंजॉय किया था और इसी वजह से मुझे अब थेरेपी की जरूरत नहीं है। तब वेल ने यूजिन के लिए कुछ फूल लाए थे, वो वहां पर रखे और वो यूजिन की माँ की खास दोस्त थी। तब वेडनेसडे फूलों को देखकर वहां से निकली। तब तक नोबेल ने पता लगा लिया था कि गैरेट गेट्स के बंगलों में अभी भी लाइट्स जलती थी। फिर उसने गैरेट की बहन लॉरेल के डेथ सर्टिफिकेट को चेक किया क्योंकि शहर में सबको बताया गया था कि वो डूबकर मारी गई थी, लेकिन किसी ने भी आज तक उसकी लाश को नहीं देखा था। तब तक वेडनेसडे को टाइलर मिला जिसमें वो दोनों फ्लर्ट करने लगे और वहां पर टाइलर ने वेडनेसडे को डेट के लिए पूछा। तब वेडनेसडे ने उसे गेट की पेंटिंग दिखाकर उसके बारे में पूछा कि क्या उसने कभी इसे देखा है। तब टाइलर ने मना किया और तब वेडनेसडे ने भी डेट के लिए मना कर दिया। फिर वहां पर गैल्पिन आया। तब वेडनेसडे कहती है कि जोसेफ की खबर पर लिखा था और वही चीज स्कूल में धमकी देकर लिखा गया है और इन दोनों चीजों में कोई कनेक्शन है और अब आपको मेरी मदद करनी होगी। तब गैल्पिन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ पता लगाने का ट्राई करूंगा। फिर वहां से वेडनेसडे आकर जेवियर से मिलकर गेट के बारे में पूछने लगी। तब जेवियर ने बताया कि उसने भी पेंटिंग्स में उस गेट के विजन्स देखे हैं और वो गैरेट गेट्स के बंगलों का गेट है। तब थिंग ने वेडनेसडे को दिखाया कि जेवियर उसकी भी पेंटिंग बनाता था और जेवियर को वेडनेसडे पर क्रश था, ये वो समझ गई। और तब जेवियर ने माफी मांगी और वेडनेसडे वहां पर शर्मा गई और निकल गई। कुछ देर बाद वेडनेसडे गैरेट गेट्स के बंगलों के पास पहुंची और उससे गुडी ने उस जगह का राज को जानने के लिए कहा था, इसलिए वेडनेसडे ये सभी चीजें देखना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने देखा कि वहां पर नोबेल पहले आया था और तब वो छुप गई और फिर नोबेल वहां से निकला। तब वेडनेसडे उसकी कार में बैठ गई। फिर नोबेल वहां से कार लेकर शहर में आया और वो गैल्पिन से बात करने के लिए कैफे में जा रहा था, लेकिन वहीं पर एक कार ने नोबेल को उड़ा दिया। तब गैल्पिन वहां पर ये देखकर काफी दुखी हुआ और ये चीज वहां पर वेडनेसडे ने भी देखी। तब गैल्पिन वेडनेसडे को देखकर चौंक गया।
फिर गैल्पिन को वेडनेसडे ने सभी चीजें बताई कि वो गैरेट के बंगलों में गया था और वो भी वहाँ के राज जानना चाहती थी। तब गैल्पिन कहता है कि नोबेल पुराने केसेस पर काम कर रहा था। तो वेडनेसडे कहती है कि नोबेल तुम्हें कुछ बताने वाला था और इसी वजह से उसे दुश्मन ने मरवा दिया और शायद गैरेट के परिवार का कोई राज वो जान गया होगा। तब गैल्पिन कहता है कि उस परिवार में तो सब मर चुके हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि शायद वो जिंदा हो सकते हैं। फिर वेडनेसडे को लरीसा के पास भेजा गया। तब लरीसा ने वेडनेसडे को स्कूल में कैद कर दिया और अब वो बाहर नहीं जा सकती थी। अगले दिन वेडनेसडे ने टाइलर को उसके साथ डेट पर चलने के लिए रात को मिलने कहा और तब टाइलर खुश होकर मान गया। फिर वेडनेसडे ने आकर एनिड से बर्थडे सरप्राइज के लिए माफी मांगी, साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर रात को उसके साथ वो घूमना चाहती थी ये बताया। तब एनिड कहती है कि मैं वेयरवुल्फ बन सकती हूँ, तो मेरे पास बाहर जाने का पास है और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। कुछ देर बाद एनिड और वेडनेसडे नीचे आए। तब उन्हें वहां पर टाइलर मिला। तब टाइलर और एनिड वहां पर एक दूसरे को देखकर चौंक गए क्योंकि उन्हें लगा था कि वेडनेसडे उन दोनों के साथ अकेले आने वाली थी। तब वहां पर वेडनेसडे कहती है कि प्लान बदल चुका है। तब तक जेवियर वेडनेसडे से माफी मांगने के लिए बालकनी से घर में आया और तब वेडनेसडे वहां से भाग गई थी, ये थिंग ने जेवियर को बताया। दूसरी तरफ वेडनेसडे एनिड और टाइलर को लेकर गैरेट के बंगलों में आई और तब वहां पर गैरेज में मेयर को वो ठोकने वाली कार मिली और तब एनिड को वहां से निकलना था, लेकिन वेडनेसडे ने मना किया क्योंकि अगर उसके बाहर जाने के बारे में स्कूल में पता चला तो लरीसा उसे स्कूल से निकाल देगी। फिर वो तीनों घर में आए। तब उसे गैरेट का फैमिली फोटो मिला और वहां पर वेडनेसडे को एक बटन भी दिखा। तब उसने बटन दबाया और उसे वहां पर एक खुफिया छुपाया हुआ फोटो मिला जो कि जोसेफ क्रैक्सटन का था और उस पर गैरेट परिवार मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद करता था। तब वेडनेसडे समझ गई कि गेट्स परिवार जोसेफ क्रैक्सटन के वंशज है, इसलिए वो लोग भी आउटकास्ट को मारना चाहते थे। फिर वो तीनों पूरे घर को चेक करने में अलग हुए। तब वहां पर एनिड डरी हुई थी, लेकिन वेडनेसडे ने उसे मजबूर किया और वहां पर वेडनेसडे को एक कमरा मिला जो कि पूरा साफ था, यानी कि वहां पर कोई आता जाता रहता था। साथ ही वहां पर फ्रेश फूल रखे थे। साथ ही वहां के म्यूजिक बॉक्स से पता चला कि वो कमरा गैरेट की बेटी लॉरेल गेट्स का था और वो वापिस आई होगी। तब उन्हें बाहर से आवाज आई। तब वहां पर वेडनेसडे और एनिड ने देखा कि टाइलर पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और टाइलर उन्हें भागने कह रहा था। तब दोनों वहां की एक लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रहे थे और उनके सामने मॉन्स्टर आ गया, लेकिन दोनों लिफ्ट से नीचे आ चुके थे। फिर वो दोनों स्टोर रूम में पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर जिस भी लोगों को मारकर अंगों को काटता था वो वहीं पर रखता था और फिर वो मॉन्स्टर उस रूम में आ रहा था। तब एनिड और वेडनेसडे वहां से निकल गए और वो लोग घर की दूसरी तरफ आए। तब उन्हें वहां पर घायल टाइलर मिला। फिर वहां पर जेवियर भी आ गया और उसने टाइलर की मदद की। तब वहां पर वेडनेसडे जेवियर को अचानक से आता हुआ देखकर चौंक गई। कुछ देर बाद वो लोग टाइलर के घर पर थे और तब गैल्पिन ने आकर ये देखा और वो वेडनेसडे पर भड़क गया। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। फिर वो दोनों गैरेट के बंगलों के स्टोर रूम और बेडरूम में आए, लेकिन उन दोनों जगह से सभी चीजों को हटा दिया गया था और वहां पर गैल्पिन वेडनेसडे पर भड़क गया क्योंकि उसने टाइलर की जान खतरे में डाल दी थी। फिर वेडनेसडे को लरीसा के पास भेजा गया। तब लरीसा ने वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया था। तब वेडनेसडे कहती है कि आप ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं सच को सबके सामने लाना चाहती हूँ। फिर उसने लरीसा को दिखाया कि उसकी और जोसेफ क्रैक्सटन की लड़ाई भविष्य में स्कूल में होने वाली थी, ऐसा रोवन ने बताया था। तब वहां पर लरीसा कहती है कि इसलिए तो वो तुम्हें मारना चाहता था। तब वेडनेसडे कहती है कि रोवन की माँ ने ये कहा था और उन्हें लगा कि मैं स्कूल को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन मैं स्कूल को आपकी तरफ बचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका दे दो प्लीज। तब लरीसा ने वेडनेसडे को आखिरी मौका दिया। फिर वेडनेसडे अपने कमरे में आई। तब वहां पर एनिड कहती है कि तुमने झूठ बोलकर मेरी जान खतरे में डाल दी और दोस्त ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तब वेडनेसडे ने माफी मांगी, लेकिन वहां पर एनिड को लगा कि वेडनेसडे के लिए वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं उस केस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाली हूँ। तब एनिड कहती है कि मैंने अपने दोस्त के लिए सब ट्राई किया, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती और मैंने बिना बताए तुम्हारी काफी मदद की है और तुम ये समझ नहीं सकती। फिर वो वहां से निकल गई। तब वेडनेसडे को इस बार सच में काफी बुरा फील हुआ और वो दुखी होकर बैठी थी, लेकिन फिर वेडनेसडे को वहां पर एक बॉक्स मिला जो कि किसी ने उसके रूम में रखा था और उस बॉक्स में से वेडनेसडे को कुछ फोटोज मिले जिसमें कोई था जो कि वेडनेसडे पर हमेशा नजर रखता था और वेडनेसडे उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तब तक नोबेल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर किसी ने उसके ऑक्सीजन मशीन को बंद कर दिया और वो वहीं पर मारा गया। तब वेडनेसडे अब इन चीजों के पीछे कौन है ये जानने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी लोग कब्रिस्तान में जमा हुए थे, जिसमें वेडनेसडे भी वहां पर हाजिर थी क्योंकि उसे फ्यूनरल्स हमेशा से जाना पसंद था, जिसमें अभी अभी मेयर नोबल का खून हुआ था और वेडनेसडे को पता था कि कातिल भी वहां पर आया होगा और वो सब पर नजर रख रही थी और बहुत ही जल्दी वेडनेसडे उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसमें गैल्पिन से लुकास काफी दुखी होकर मिला और वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब वेडनेसडे को कैसे भी उनमें से असली कातिल को ढूंढना था। तब वहां पर वेडनेसडे को एक आदमी दिखा जो कि उस पर नजर रख रहा था। तब वेडनेसडे ने जंगल में जाकर उसका पीछा किया और वेडनेसडे उन्हें देखकर काफी खुश हो गई क्योंकि वो उसके अंकल फेस्टर थे जो कि बिजली के झटके मारते थे। फिर वहां फेस्टर ने बताया कि वेडनेसडे मैं तुमसे मिलने के लिए सुबह सुबह वहां पर आया हो क्योंकि मुझे घर पर तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए छुपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। तब वेडनेसडे फेस्टर को यूजिन के बी हाउस में लेकर आई और वेडनेसडे ने फेस्टर को वहां पर कोई भी बी को खाने से मना कर दिया और उसने मॉन्स्टर का फोटो दिखाया। तो फेस्टर कहता है कि इसका नाम हाइड है और ऐसे मॉन्स्टर्स को मैंने पहले भी देखा है जो कि इंसान बन सकते हैं और ये वेयरवुल्फ की तरह ही होते हैं। और नेवरमोर में पहले ऐसे काफी सारे जादू करने वाले बच्चे पढ़ते थे, लेकिन फिर उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, इसलिए नेवरमोर से सारे हाइड को निकाल दिया गया था। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चला। तब फेस्टर ने वेडनेसडे को एक नेथेल फॉकनर नाम के राइटर की डायरी पढ़ने के लिए कहा, जिसमें वो दुनिया के हर एक जादू करने वाले आउटकास्ट की जानकारी लिखता था। तब वेडनेसडे ने रात को नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड किया, फिर वो वहां से निकली। फिर वेडनेसडे ने रूम में आकर नोवेल को लिखना शुरू किया और उसे अब लॉरेल और हाइड दोनों के बीच का कनेक्शन ढूंढना था। साथ ही गुडी ने कहा था कि वो अकेली हो जाएगी। इस चीज से वेडनेसडे काफी दुखी हुई, लेकिन वहीं पर एनिड वापस उसका सामान लेने के लिए आई। तब वेडनेसडे समझ गई कि वो बार बार आती है और शायद उसे वापस आना होगा। तब वहां पर एनिड और वेडनेसडे में बहस हो गई। तब एनिड ने कहा कि तुम दूसरी लड़कियों से भी काफी ज्यादा बुरी हो क्योंकि तुम अपने दोस्तों की जान खतरे में डालती हो। फिर वो वहां से निकल गई। रात होने पर वेडनेसडे नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में गई और तब उसे वहां पर जेवियर मिला और उसने वेडनेसडे के आने के बारे में पूछा। तब वेडनेसडे ने बताने से मना कर दिया। तब जेवियर कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और हमेशा तुम्हारा साथ भी दिया है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक करती हो। तब वेडनेसडे कहती है कि जब भी मॉन्स्टर का हमला होता है तुम वहीं पर होते हो। तब जेवियर कहता है कि वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तब वेडनेसडे ने यूजिन को जेवियर ने ही मारा है ऐसा दावा किया। तब जेवियर पूछता है कि फिर मैंने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए। तब जेवियर वहां से भटक कर चला गया और वहां फेस्टर बाहर आया, जिसमें वो वेडनेसडे के साथ थिंग से भी आकर मिला। तब वहां पर थिंग और फेस्टर उनके पुराने झगड़े के चलते मारामारी करने लगे। तब वेडनेसडे ने उन्हें शांत करवाकर दोनों के साथ फॉकनर की फोटो देखी जो कि आउटकास्ट को ट्रेन करते थे। फिर फोटो के पीछे एक तिजोरी थी। तब थिंग ने उसे खोल दिया और वेडनेसडे को उसके अंदर बुक मिल गई। फिर वेडनेसडे ने बुक में हाइड के बारे में पता लगाया, जिसमें हाइड म्यूटेशन से जन्म लेते थे। साथ ही वो हमेशा अपने मास्टर से जुड़े हुए होते थे, जिसमें वो मास्टर के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। तब वेडनेसडे समझ गई कि उसे अब हाइड और उसके मास्टर दोनों को ढूंढना होगा। वहीं पर मैरी आई। फिर उसने एनिड के बारे में पूछा कि वो दूसरे रूम में क्यों रहना चाहती है। तब वेडनेसडे कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तब मैरी कहती है कि उसके साथ रहकर तुम बदल रही हो और ये अच्छी बात है, इसलिए तुम्हें अब उसे मनाना होगा। तब वेडनेसडे ने मना कर दिया क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था। तब वहां पर मैरी ने एनिड को रूम चेंज करने का फॉर्म देने का डिसाइड किया। फिर वो वहां से निकली। तब वहां फेस्टर को भी वेडनेसडे का अकेले रहने का आइडिया पसंद आया। दूसरी तरफ जेवियर ने फोन करके किसी को मिलने बुलाया। तब वेडनेसडे ने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे। तब जेवियर ने कुछ भी बताने से मना किया और वो वहां से निकल गया। फिर जेवियर साइकिल से जा रहा था। तब वेडनेसडे और फेस्टर ने उनका पीछा करने का डिसाइड किया और कुछ ही देर बाद वेडनेसडे ने देखा कि जेवियर असल में छुपकर वेल से मिलता था और वो दोनों कार में साथ में थे। तब वेडनेसडे ने इस बारे में आकर लरीसा को बताने का डिसाइड किया, लेकिन तब वहां पर वेल पहले ही आ चुकी थी और उसने वेडनेसडे के रिपोर्ट को तैयार कर लिया था और उसने बताया कि वेडनेसडे मेरे पास थेरेपी लेने के लिए नहीं आती है, इसलिए उसे स्कूल से निकलवाना होगा। तब लरीसा ने वेडनेसडे की तारीफ करना शुरू किया क्योंकि वो स्कूल में काफी अच्छे से बिहेव करती थी और उसने वेल के पास वो थेरेपी लेने अब आती जाती रहेगी ये बताया। तब वेडनेसडे मान गई। फिर वो वहां से निकली। तब वेडनेसडे ने फेस्टर को बताया कि डॉक्टर वेल ही हाइड की मास्टर है और वो छुपकर जेवियर से मिलकर उसे हाइड बनाकर कंट्रोल करती है। वहीं पर टाइलर आ गया और वो उनसे मिला। तब वहां पर फेस्टर समझ गया कि वो वेडनेसडे को पसंद करता है और फेस्टर ने टाइलर को झटका दिया। तब टाइलर ने वहां पर हाइड की बुक पढ़ी और उसने बताया कि इसी जानवर ने मुझ पर हमला किया था। वहीं पर गैल्पिन आ गया। तब फेस्टर वहां से गायब हो चुका था। फिर गैल्पिन वेडनेसडे से मिला। तब वहां पर टाइलर कहता है कि मैं खुद से जाकर इससे मिला
हो। और तब गैल्पिन ने फेस्टर के बैंक में चोरी करने का पोस्टर स्टोर में लगाने के लिए कहा। तब टाइलर मान गया। फिर वहां से गैल्पिन निकला। तब टाइलर ने वेडनेसडे को रात को डेट के लिए पूछा। तब वेडनेसडे मान गई और वह रात को 9 बजे टाइलर से आकर मिलने वाली थी। रात होने पर वेडनेसडे निकल रही थी। तब उसने देखा कि थिंग को वेडनेसडे और टाइलर के प्यार के बारे में पता था। तब वेडनेसडे कहती है कि ये डेट नहीं है, बस उस पर मॉन्स्टर ने हमला किया था, इसलिए मैं माफी के बदले में उससे मिलने जा रही हूँ। फिर वेडनेसडे वहां से आकर टाइलर से पुराने मंदिर में मिली और तब टाइलर ने वेडनेसडे को ब्लैक रोज गिफ्ट में दिया और वो दोनों अंदर आए। तब वहां पर टाइलर ने वेडनेसडे के लिए एक स्पेशल मूवी नाइट का प्लान बनाया था जो कि वेडनेसडे को काफी पसंद आया। और टाइलर ने वेडनेसडे के लिए हॉरर मूवी चुनी थी जो कि असल में एक रोमांटिक मूवी थी और वो दोनों साथ में उसे काफी एंजॉय करने लगे। फिर मूवी के खत्म होने पर टाइलर ने वेडनेसडे को प्रपोज किया और वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वहीं पर गैल्पिन अपने ऑफिसर्स के साथ आ गया। तब गैल्पिन चौंक गया और वो कहता है कि मैं जंगल में फेस्टर को ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला और यहाँ पर तुम लोग जो कर रहे थे इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आई। तब उसे वहां पर पुराना कमरा तहस महस मिला और वहां से कोई डायरी चुरा कर लेकर गया था। साथ ही किसी ने थिंग को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। तब वेडनेसडे थिंग को फेस्टर के पास लेकर आई और फेस्टर ने थिंग को झटका देकर जिंदा करने का ट्राई किया, लेकिन वो मर चुका था। तब वेडनेसडे बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और फिर वो थिंग को कहती है कि थिंग, अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर उसने फेस्टर को फिर से झटका देने के लिए कहा। तब फेस्टर ने झटका दिया और थिंग थोड़ा बहुत होश में आ गया, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल था। फिर थिंग ने बताया कि किसी ने मुझे पीछे से चाकू मारा था। तब वहां वेडनेसडे ने उसे सजा देने का वादा किया और फिर उसने थिंग को भी संभाला। साथ ही वेडनेसडे ने फेस्टर को वहां से निकलने के लिए कहा क्योंकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तब फेस्टर कहता है कि बेटा तुम हमेशा से मेरी फेवरेट रहोगी। फिर वो वहां से निकला। तब वेडनेसडे ने आकर लैरिसा को थिंग पर हुए हमले के बारे में बताया। तब वहां पर लैरिसा और मैरी दोनों थे और वेडनेसडे ने बताया कि स्कूल में हाइड हमला कर रहा है। तब लैरिसा कहती है कि फॉकनर ने हाइड पर काफी ज्यादा रिसर्च किया था और तब उन्हें एक हाइड ने मार दिया था और अब उसके 30 सालों के बाद स्कूल में हाइड हमला कर रहा है और अगर हाइड के हमले के बारे में गैल्पिन को पता चला तो वो स्कूल बंद करवा सकता है, इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया और तुम बताओ कि हाइड कौन हो सकता है। तो वेडनेसडे कहती है कि आप किसी की परवाह नहीं करती और फिर वो वहां से निकल गई। अगले दिन वेडनेसडे आकर बियांका के साथ नाइट शिफ्ट से मिली और तब वहां पर लुकास ने बताया कि उसके पिता लॉरेल गेट्स के बारे में पता लगा रहे थे। तब वेडनेसडे ने उस पूरी फाइल को पढ़ा और उसे भी समझ गया कि लॉरेल का पूरा गेट्स परिवार मारा गया था। इसी वजह से लॉरेल बदला लेने के लिए हाइड को कंट्रोल करके सभी आउटकास्ट पर हमला करवा रही थी। फिर वेडनेसडे आकर वेल से मिली और उसने वेल को लॉरेल के कमरे में मिला हुआ म्यूजिक बॉक्स दिया। तब वेल चौंक गई और वेडनेसडे कहती है कि आप ही लॉरेल गेट्स हो और आप अपना बदला लेने के लिए वापस आई हो, साथ ही आपने ही मेयर को मरवा दिया और आप छुपकर जेवियर से मिलती हो और आपने जो फ्लावर्स यूजिन को दिए थे वही मैंने आपके यानी कि लॉरेल के कमरे में देखे थे। तब वहां पर वेल कहती है कि तुम बकवास कर रही हो और यहाँ से निकल जाओ। तब वेडनेसडे कहती है कि अगर मैं नहीं निकली तो क्या जेवियर को हाइड बनाकर मुझ पर हमला करवा दोगे और तब वेल ने उसे बकवास बंद करने के लिए कहा। तब वेडनेसडे वहां से निकल गई। फिर वेल ने लैरिसा को फोन करके सभी चीजें बता दी और वहीं पर उसे गड़बड़ महसूस हुई और उसे बाहर से आवाज आने लगी। तब वेल ने डोर खोला और वहीं पर हाइड ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। तब इस चीज के चलते लैरिसा और वेडनेसडे दोनों हॉस्पिटल में थे और वहां पर गैल्पिन ने बताया कि वेल मर चुकी है। तब वेडनेसडे कहती है कि हमें अब जेवियर को पकड़ना होगा। रात होने पर जेवियर उसके आर्ट गैलरी में आया। तब उसे वहां पर वेडनेसडे मिली। फिर वेडनेसडे ने जेवियर पर थिंग को चाकू मारने का इल्जाम लगाया, साथ ही वो वेल के पास थेरेपी लेकर हाइड बनता था। तब वहां पर जेवियर कहता है कि मेरे डैड को लगता था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वेल के पास थेरेपी लेने चाहता था और तुम्हें अब मेरी आर्ट गैलरी में घुसना बंद करना होगा। तब वहां पर वेडनेसडे ने वेल पर हुए हमले की जेवियर की बनाई हुई पेंटिंग दिखाई। तब जेवियर कहता है कि मुझे भविष्य के विजन्स दिखते हैं, ये तुम्हें पता है और तुम क्या कहना चाहती हो। तब वहां पर वेडनेसडे ने उसके रूम में यूजिन के चश्मे के साथ बाकी सबूत दिखाए। तब जेवियर कहता है कि किसी और ने यहाँ पर इसे रखा होगा और वहीं पर गैल्पिन ने आकर जेवियर को पकड़ लिया और वो उसे वहां से लेकर निकल गया। तब वेडनेसडे काफी खुश हुई। फिर वेडनेसडे वापस अपने रूम में आई। तब उसे वहां पर एनिड मिली और वो कहती है कि मैं यहाँ से गई तो थिंग पर हमला हो गया था, इसलिए अब मैं वापस तुम्हारी मदद करने के लिए यहीं पर रहूंगी। तब वेडनेसडे खुश हुई। फिर उसने कहा कि हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हमेशा रहूंगी। तब
वेडनेसडे मान गई। फिर वेडनेसडे ने जेवियर के खूनी होने के बारे में उसे बताया। तब एनिड ने कहा कि वेडनेसडे आज तुम्हारी टाइलर के साथ डेट थी और वो अभी तक रेस्टोरेंट को बंद कर रहा होगा। तब वेडनेसडे ये चीज तो भूल गई थी। फिर वेडनेसडे वहां से टाइलर के पास कैफे में आई जिसमें वो काफी लेट हो चुकी थी। तब टाइलर ने वेडनेसडे को बोला कि जेवियर सच में काफी अजीब था और डैड ने मुझे इस बारे में बताया। फिर वो वेडनेसडे से फ्लर्ट करने लगा। तब वहां पर वेडनेसडे उसके पास आई और उसने टाइलर को किस किया, जिसमें वो दोनों वहां पर वाइल्ड हो रहे थे। और वहीं पर वेडनेसडे को फिर से विजन्स देखने मिले जिसमें हाइड ने वेल को मार दिया था और हाइड असल में टाइलर ही था। तब वेडनेसडे ये विजन्स देखकर चौंक गई और उसके सामने अब टाइलर खड़ा था। तब वो बाहर आई। फिर वेडनेसडे ने सोचा कि उसे पहली बार प्यार हुआ और अगर वो सीरियल किलर नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी डार्क कैसे नहीं होगी। और फिर वेडनेसडे वहां से डर कर भागी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में टाइलर जंगल में आगे बढ़ा और उसके सामने वेडनेसडे आई। तब टाइलर कहता है कि उस रात को भागने के बाद तुम मुझे आज क्यों मिल रही हो। तब वेडनेसडे कहती है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जैसा तुमने भी मुझे दिया था। और मैं जिंदगी में कभी भी रोमांस करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर हमने किस किया और तब से मुझे सब सच पता चल गया, जिसमें जेवियर ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं मानी और मैंने उसे ही जेल भेज दिया। और ये तुमने करवाया था क्योंकि तुम ही हाइड हो और तुमने ही वेल को क्यों मारा, क्योंकि वो तो तुम्हारी मास्टर थी। और जब जब मेरा सामना हाइड से हुआ था हर बार तुम भी वहीं पर थे और तुमने खुद को घायल करके हमें तुम्हारी जाल में भी फंसा दिया था। तब टाइलर पूछता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझसे अकेले मिलने क्यों आ गई। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, जिसमें वेडनेसडे के साथ वहां पर उसके सभी दोस्त थे और वहां पर टाइलर निकल रहा था। तब बियांका ने अपनी पावर से टाइलर को उसके साथ चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद टाइलर को उन्होंने जेवियर के आर्ट हाउस में बांध कर रखा था और वहां पर वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारी आवाज को यहाँ पर कोई नहीं सुन पाएगा। तब टाइलर कहता है कि मैं एक नॉर्मी हूँ। और तब वेडनेसडे ने उसकी माँ के स्कूल के बैच का फोटो दिखाया और वो कहती है कि तुम्हारी माँ भी इसी स्कूल में पढ़ी थी जिसमें मैंने उन्हें मिस कर दिया था। और तुम्हारी माँ के मैंने मेडिकल रिकॉर्ड देखे जिसमें वो एक हाइड थी और वो लोगों को मार देती थी, इसलिए तुम्हारे डैड को भी लगता था कि तुम भी उनकी तरह हाइड बन सकते हो। तब टाइलर कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने अपने विजन्स में सच देख लिया है। फिर उसने चाकू निकाला। तब वहां पर सभी बच्चे डर गए और वेडनेसडे वहां पर टाइलर को तड़पाने लगी। तब वहां से बाकी बच्चों को ये चीज सही नहीं लगी और वेडनेसडे कहती है कि मैं ये अकेले भी कर सकती हूँ। तब वहां पर टाइलर गिड़गिड़ाने लगा और वेडनेसडे उसे तड़पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दूसरी तरफ गैल्पिन काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो वेल की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि टाइलर उसकी माँ के मर जाने के बाद उनके बारे में ज्यादा सोचता रहता है। तब उसे लरीसा का फोन आया क्योंकि बच्चों ने आकर वेडनेसडे का सच गैल्पिन को बता दिया था। तब तक वेडनेसडे ने टाइलर को सच बताने के लिए कहा कि वेल क्या कर रही थी और वहीं पर गैल्पिन ने आकर वेडनेसडे को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में थे। तब वहां पर लरीसा वेडनेसडे को लेने के लिए आई थी और उसने कहा कि गैल्पिन तुम पर किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगा रहा है, अच्छी बात है। तब वेडनेसडे कहती है कि वो लगाएंगे भी नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा हाइड है और उन्होंने इसलिए जेवियर को मेरे साथ फंसाया। तब गैल्पिन कहता है कि तुमने ही हमें कहा था कि जेवियर हाइड है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तब वेडनेसडे वहां से निकल रही थी और तब टाइलर आकर उसे मिला और वो कहता है कि मुझे पहले हाइड बनने के बाद सभी चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब याद रहने लगा और अब मैं मरने वाले लोगों को याद रखता हूँ जिसमें उनका शिकार करने में काफी मजा आता है और अभी भी काफी सारे लोगों को मैं मारने वाला हूँ। तो वेडनेसडे ये सुनकर भड़क गई। फिर वेडनेसडे और लरीसा स्कूल में थे। तब लरीसा ने वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने ये अकेले किया है और टाइलर ने सबको मारकर उनके अंगों को अपने पास कहीं पर रखा है। तब लरीसा कहती है कि इस बारे में तुम सिर्फ मुझे बताती तो हम लोग साथ में कुछ कर सकते थे। तब वेडनेसडे कहती है कि आपने भी कभी भी मुझे खुद पर भरोसा नहीं दिलाया था, साथ ही टाइलर ही हाइड है और उसने जेवियर को फंसाया है और आपको टाइलर की माँ के बारे में पता था। तब लरीसा कहती है कि तुम अपना सामान बांधो क्योंकि तुम अब वापस जाने वाली हो। तब वेडनेसडे आकर जेवियर से मिली और उसने कहा कि थिंग यहाँ के गार्ड्स को संभाल लेगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी क्योंकि टाइलर ने तुम्हें फंसाया था और वही हाइड है जिसमें मैंने उसे किस किया तब मुझे उसके विजन्स दिखे। तब वहां पर जेवियर भड़क गया क्योंकि वेडनेसडे ने उसे किस किया था और उसने वेडनेसडे
वेनसडे को वहां से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि वेनसडे ने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी और उसने हमेशा वेनसडे को दोस्त माना था। लेकिन वेनसडे चीजों को बर्बाद कर देती थी और अगर वो स्कूल में ही नहीं होगी तो कभी भी जोसेफ क्रैक्सटन वाली लड़ाई नहीं होगी, ये उसने बताया। तब वेनसडे को उसकी बात सही लगी और वो वहां से दुखी होकर निकली। फिर वेनसडे अपने सामान को भर रही थी। तब वहां पर एनिड वेनसडे के जाने से काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन वहां पर वेनसडे ने उसे अकेले एंजॉय करने के लिए कहा। तब एनिड ने मना कर दिया और वेनसडे कहती है कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद आएगी। साथ ही वो फेल हो गई क्योंकि वो कातिल को सबके सामने भी नहीं ला पाई थी। तब एनिड कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें कुछ करना चाहिए। तब वहां पर वेनसडे कहती है कि जेवियर ने सच कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं होगी तो कुछ गलत नहीं होगा। तब एनिड कहती है कि अगर टाइलर ने कुछ किया तो हम सभी लोग साथ में मिलकर उसे हरा देंगे और यूजिन भी होश में आ चुका है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तब वहां पर वेनसडे ने अपना सामान भरा और एनिड उसे हक करना चाहती थी, लेकिन वेनसडे ने मना किया क्योंकि उसे ये नहीं पसंद था। तब वहां से वेनसडे आकर यूजिन से मिली जो कि अब होश में आ गया था और वेनसडे ने यूजिन को छोड़कर जाने के लिए माफी मांगी। तब यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं और मुझ पर तुमने नहीं बल्कि मॉन्स्टर ने हमला किया था। तब वेनसडे कहती है कि आज के बाद तुम कभी भी मॉन्स्टर के पीछे नहीं जाओगे। तब यूजिन कहता है कि उस रात को किसी ने गुफा में आग लगाकर धमाका करवाया था और धमाके के चलते मैंने उसके लाल शूज देखे थे जिसमें रेड शूज मिस मैरी भी पहनती थी। और तब वेनसडे उसके पास आई और वो कहती है कि तुम ही लॉरेल गेट्स हो जो कि मौत का नाटक करके वापस नेवरमोर आई है और तुमने हाइड को जगाकर सारी हदें पार कर दी है। तब मैरी कहती है कि तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। तब वेनसडे ने टाइलर को बुलाया और कहा कि मैंने ही वेल पर गलत इल्जाम लगाया था, लेकिन तुम्हारे डैड को शहर के सब राज पता थे, इसलिए तुमने टाइलर से उसकी माँ की बात करके उससे दोस्ती कर ली और फिर उसे हाइड बनाना शुरू किया और तुमने ही उसे गुफा में शुरुआत में बांध कर रखा था जिससे वो तुम्हारा गुलाम बन जाए और फिर तुमने उसे आजाद कर दिया। तब वहां पर मैरी कहती है कि टाइलर इसे मार दो क्योंकि तुम सच में हाइड हो और तुम्हारी माँ के साथ शहर में बुरा किया गया था। तब वेनसडे कहती है कि टाइलर नॉर्मिस को क्यों मारता है। तब मैरी कहती है कि वो लोग हमारे बीच में फंसे हुए होते हैं और मैंने तुम्हें मारने के लिए ही टाइलर को तुम्हारे पीछे रेलवे स्टेशन पर भेजा था। तब वेनसडे कहती है कि मैं तो कभी रेलवे स्टेशन गई ही नहीं थी और वहां पर टाइलर असल में रूप बदलकर लरीसा बन गया। तब वेनसडे कहती है कि टाइलर अभी भी स्टेशन पर होगा। तब मैरी ने वहीं पर लरीसा को चाकू मारकर खत्म कर दिया और ये सीन दिल में दर्द देता है क्योंकि मुझे ये एक्ट्रेस काफी ज्यादा पसंद थी और पहले लगा कि सीजन 2 में इन्हें मिस करना होगा, लेकिन सीजन 2 के पार्ट 2 में लरीसा है तो दिल को शांति मिली। तब वहां पर वेनसडे भड़क गई और तब मैरी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और ये चीज थिंग ने देख ली। दूसरी तरफ एनिड और एजेक्स मजे कर रहे थे। वहीं पर यूजिन ने एनिड को फोन करके बताया कि प्रिंसिपल के साथ वेनसडे मैरी मैम के पास गई थी क्योंकि मिस मैरी ही हाइड को कंट्रोल करती है और अब वेनसडे का फोन नहीं लग रहा। तब एनिड कहती है कि मैं एजेक्स के साथ सब चेक करके आती हूँ। वहीं पर थिंग ने आकर एनिड को बताया कि लरीसा मर चुकी है और वेनसडे को मैरी क्रैकस्टोन की गुफा में लेकर गई और हमें नाइट शेड्स की मदद लेनी होगी। तब ये बातें सुनकर यूजिन परेशान हुआ और वो भी वेनसडे को बचाने के लिए आगे बढ़ा और आज की रात ब्लड मून की रात थी। तब वेनसडे को जोसेफ क्रॉक्सटन के मंदिर में बांध कर रखा गया था और फिर वहां पर टाइलर भी आ चुका था। तब वेनसडे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रोने नहीं वाली और जाकर अपने मालिक मैरी की बात सुनो। तब टाइलर भड़क कर निकला और वहां पर मैरी ने वेनसडे के प्लान की तारीफ की और उसने बताया कि मेरे परदादाजी जोसेफ क्रैक्सटन ने ही शहर को आउटकास्ट से बचाया था और उन सभी आउटकास्ट में सबसे खतरनाक तुम्हारी दादी गूडी एडम्स थी, जिसमें उन लोगों ने हमारी जमीन को हड़प कर वहां पर नेवरमोर एकेडमी बना ली और मेरा परिवार हमेशा उन्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस बार मैंने अलग काली शक्तियों को यूज करने का रास्ता चुना है। तब वहां पर वेनसडे ने कटे हुए सभी अंगों को देखा और वो समझ गई कि वो हाइड किसी तरह के काले जादू के लिए उसे जमा कर रहा था। तब मैरी कहती है कि गूडी की बुक मेरे पास है और इसी बुक से मरने वाले लोगों को जिंदा किया जा सकता है और गूडी ने ही क्रैकस्टोन की कब्र के ऊपर एक ताला लगाया था जो कि उसकी असली वंशज ही खोल सकती थी। तब वेनसडे समझ गई थी कि गूडी ने ऐसा क्यों कहा था कि वो चावी है और अब मैरी को वेनसडे की बलि चढ़ानी थी। तब तक गैल्पिन जेवियर को लेकर जा रहा था और उसे ऑफिसर ने बताया कि यूजिन की मां का फोन आया था और जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब गैल्पिन जंगल की तरफ गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। तब तक मैरी ने वेनसडे के हाथ पर घाव दिया और उसे जोसेफ क्रैक्सटन की कब्र को टच करवाया और तब कब्र खुल गई और मैरी ने अपने बुक से मंत्र बोलना शुरू किया। तब वहां पर सभी अंग चमकने लगे और फिर कब्र में पावर जमा हुई और उसमें से जोसेफ क्रैक्सटन जिंदा होकर बाहर आ गया। तब मैरी ने कहा कि मैं आपकी पोती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने आउटकास्ट को खत्म करने का काम करो और तब वहां पर जोसेफ ने अपनी रिंग दिखाई और मैरी ने उन्हें चूम लिया। तब वेनसडे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वहां पर जोसेफ ने वेनसडे को
गूडी एडम समझा और उसे स्टन करके वहीं पर चाकू मारा। तब वेडनेसडे वहीं पर तड़पने लगी। फिर जोसेफ और मैरी वहां से निकल रहे थे, तब वेडनेसडे वहां पर मर रही थी। दूसरी तरफ एनिट को लेकर एजेक्स नाइट शेड्स के ग्रुप में आए और वहां पर बाकी बच्चे भी थे। तब एनिट भड़की हुई थी क्योंकि वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। और तब एजेक्स ने सबको बताया कि वेडनेसडे पर हमला होने वाला है और सबको उसे ढूंढना होगा, साथ ही स्कूल के लोगों को भी बचाना होगा। और तब तक वेडनेसडे मरने वाली थी और तब उसे वहां पर गूडी दिखी। फिर गूडी कहती है कि वेडनेसडे, तुम्हें जोसेफ के सीने में चाकू मारकर उसे खत्म करना होगा और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो नेकलेस दिया था उससे आत्मा को शरीर से जोड़ा चाहता है, तो मैं अब तुम्हारे शरीर को जोड़कर तुम्हारे सारे घावों को ठीक कर दूंगी, लेकिन फिर हम दोनों कभी भी बात नहीं कर पाएंगे और स्कूल को अब तुम ही बचा सकती हो। फिर गूडी वहां से वेडनेसडे के शरीर से चाकू निकालकर उसके शरीर में समा गई और तब वेडनेसडे पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर वो आगे बढ़ी। तब तक जंगल में गैल्पिन टाइलर को ट्रैक करना शुरू कर चुका था क्योंकि उसे पता था कि वही गड़बड़ करने वाला है। फिर वो जेवियर को कार में ही बांधकर वहां से आगे बढ़ा। तब तक स्कूल में बियांका सभी बच्चों को सेव करवा रही थी और वो अपनी पावर्स को यूज करके दूसरे बच्चों की भी मदद ले रही थी। फिर जंगल में एनिट और थिंग आगे बढ़े और वहीं पर चांद का असर एनिट पर होने लगा और वो पहली बार पूरी तरह से वेयरवुल्फ बनने लगी थी। तब तक जंगल में वेडनेसडे को टाइलर मिला और टाइलर कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गई। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें मारना जो बाकी था। वहीं पर टाइलर बदलकर हाइड बन गया जो कि काफी विशाल था और फिर उसने वेडनेसडे को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर एनिड ने वेयरवुल्फ बनकर हाइड पर हमला कर दिया। तब वहां पर वेडनेसडे उसे पहचान गई और वहां पर वेयरवुल्फ और हाइड दोनों लड़ रहे थे। तब वेडनेसडे स्कूल को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तब तक जोसेफ और मैरी स्कूल में पहुंचे और फिर वहां पर सभी बच्चे डरकर भाग रहे थे। तब वहां पर जोसेफ ने सब आउटकास्ट को मारने का डिसाइड किया और उसने पूरी स्कूल में काफी बड़ी आग लगाकर धमाका करवाया। तब तक हाइड और वेयरवुल्फ लड़ रहे थे और वहां पर हाइड ने वेयरवुल्फ को हराकर पकड़ लिया, लेकिन वहां पर गैल्पिन ने हाइड पर हमला किया। तब हाइड उसे मारने वाला था, लेकिन वहां पर एनिड ने उससे लड़कर हाइड को इस बार हरा दिया और तब वो वापस घायल हालत में टाइलर बन चुका था और वहां पर गैल्पिन ने आकर अपने बेटे को संभाला। तब तक एनिड की हालत भी लड़ाई में काफी खराब थी और तब थिंग ने आकर एनिड को संभाला। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे भाग रहे थे। तब वहां पर वेडनेसडे ने तलवार ली और फिर वो जोसेफ के सामने आ गई। तब वहां पर जोसेफ वेडनेसडे को जिंदा देखकर चौंक गया और तब उस पर जेवियर ने हमला किया जिसे थिंग ने आजाद कर दिया था, लेकिन जोसेफ ने उस एरो को रोककर वेडनेसडे को घायल किया और तब वेडनेसडे ने जेवियर को बच्चों को बचाने के लिए कहा। फिर वेडनेसडे तलवार लेकर जोसेफ के पास आई और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें जोसेफ ने वेडनेसडे के तलवार के वहीं पर टुकड़े कर दिए और वेडनेसडे को वो अपनी पावर से पकड़ चुका था, जिसमें वो उसे गोली समझकर मारने गया, लेकिन तब पीछे से तलवार से बियांका ने उसे घायल किया और वेडनेसडे ने अपने चाकू से जोसेफ क्रैक्सटन को वहीं पर मार दिया। तब वो पूरी तरह से वहां पर नष्ट हो गया और फिर वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें वेडनेसडे को सिर्फ वहां पर जोसेफ की रिंग दिखी। वहीं पर मैरी गन लेकर आई और वो कहती है कि वेडनेसडे मैं सिर्फ तुम्हें खत्म करके रहूंगी, लेकिन वहीं पर काफी सारी बीस ने मैरी पर हमला कर दिया। तब वो उन पर गोलियां चलाने लगी और मैरी की हालत वहां पर काफी खराब हो चुकी थी, जिसमें यह हमला यूजिन ने करवाया था और वेडनेसडे ने आकर मैरी को जोरदार लात मारी। दूसरी तरफ स्कूल के सभी बच्चे बाहर खड़े थे और वहां पर उन्होंने एनिट को देखा जो कि काफी बहादुरी से लड़कर वापस आई थी। फिर एनिट को वहां पर वेडनेसडे आकर मिली और दोनों काफी खुश थे, जिसमें वेडनेसडे ने एनिट को इस बार गले लगाकर अपने प्यार को जाहिर किया और तब वहां पर सभी बच्चे उनके लिए खुश हुए। कुछ महीनों के बाद स्कूल खत्म हो चुकी थी। तब तक वेडनेसडे ने उसके इस एडवेंचर के ऊपर नॉवेल खत्म कर दी थी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि क्या उसका ये एडवेंचर सच में पूरा हो चुका है कि नहीं। फिर वेडनेसडे और एनिट दोनों ने आकर लरीसा को काफी ज्यादा मिस किया क्योंकि वो स्कूल को काफी ज्यादा प्यार करती थी और स्कूल को बचाने में ही वो मारी गई। तब वहां पर दोनों को उनके लिए बुरा फील हुआ। फिर वो दोनों वहां से साथ में निकल रहे थे। तब एनिट ने वेडनेसडे को उसके शहर में आकर मिलने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने मना कर दिया और फिर उसने बियांका को भी मदद के लिए थैंक्स कहा। फिर वहां से आकर वेडनेसडे जेवियर से मिली, जिसमें वो अब आजाद हो चुका था और उसने वेडनेसडे पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगी, साथ ही एक गिफ्ट भी दिया जो कि एक फोन था और वेडनेसडे को अब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में दाखिल करना चाहता था। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। तब वहां पर जेवियर हंसने लगा। फिर वेडनेसडे वहां से निकली और वेडनेसडे स्कूल से अपनी कार में निकल रही थी। तब उसने फोन देखा और तब उसे किसी अननोन ने मैसेज किया और उसने टाइलर जेवियर दोनों के साथ
साथ वेडनेसडे के फोटोज निकाले थे और फिर उसने वेडनेसडे को मारने की धमकी दी। तब वेडनेसडे अगले सेमेस्टर वापस आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जिससे वो अपने इस नए स्टॉकर के बारे में पता लगा सके। और वहीं पर वेडनेसडे के पास से पुलिस ट्रक को जाते हुए उसने देखा और उसे लगा कि टाइलर और मैरी के साथ जेरिको शहर में और भी रास होगी और उस ट्रक के अंदर टाइलर फिर से हाइड बना और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ।